सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की क्लास का आई नो आप सभी लोगों का था बहुत ही बेसब्री से इंतजार। तो बहुत से बच्चे कह रहे थे कि मैम सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व करा दीजिए, मैम सैम्पल पेपर करा दीजिए। तो ये लो बच्चों, आप ही की डिमांड पे आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ सीबीएसई का सैम्पल पेपर। अब सीबीएसई का सैंपल पेपर अब क्यों कराया जा रहा है, उसके पीछे डेफिनेटली एक रीजन है। आपकी काजल मैम ऐसे ही तो कोई काम नहीं करती है ना, आप सभी लोगों को ध्यान में रखकर ही यहाँ पर सारी चीजें की जाती हैं। तो बच्चों, सीबीएसई का सैंपल पेपर करने में मजा तब आएगा जब आप लोगों को पूरे कोर्स की जानकारी होगी। तो इसलिए पहले मैंने आपको पूरे साल डिटेल में सारे चैप्टर्स पढ़ाए और अपने रिवीजन सीरीज के थ्रू वन शॉट्स आप लोगों ने देखे, जिससे आपको सारे चैप्टर्स जो है वो आपने पढ़े, सारे चैप्टर्स के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिए हैं। तो अब जब आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आपको आंसर्स आते होंगे। जब हमें आंसर्स नहीं आते हैं ना, तो थोड़े से हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब आंसर्स ना आने के पीछे रीजन तो यही है ना कि भाई हमने अभी कोर्स पढ़ा ही नहीं था। तो आपने कोर्स पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया, तो अब आपको यहाँ पर मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए लेकर आ जाओ अपनी कोई एक नोटबुक और पेन, साथ साथ सॉल्व करेंगे। और अटेंडेंस लगाना तो है मैंडेटरी, तो लगाइए अटेंडेंस, फिर स्टार्ट करते हैं अपना सैंपल पेपर। तो बच्चों, अब जब सैंपल पेपर पे हम आ ही गए हैं, तो एक बार फिर से पेपर पैटर्न को समझते हैं यहाँ पर। क्योंकि सैंपल पेपर करने के पीछे जो हमारा एक पर्पस है वो ये कि एक तो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समझाने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है और किस तरीके से पूछा जा सकता है, और कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे बताऊंगी सारी चीज जैसे अब तक आपको ये बातें पता ही नहीं थी, क्योंकि मेरी ड्यूटी है कि आपको हर एक चीज बताकर चलनी है। क्योंकि हो सकता है ना कि कोई हमारा भूला भटका प्यारा सा बच्चा हो जो इसी के साथ अपनी शुरुआत कर रहा हो, तो उसको भी सारी जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात, तो जब आप पेपर भी अपना देखेंगे तो उसमें एक जनरल इंस्ट्रक्शन होती है, और वो जनरल इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर इंडिकेशन देती है कि आपके पास इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 34 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन के आगे उनके मार्क्स लिखे होते हैं। अब मार्क्स लिखने के पीछे रीजन क्या है कि आपको कहीं ना कहीं उनकी वर्ड लिमिट्स को मेंटेन करना है। कि आपके पास आएंगे 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन को लिखने का जो क्राइटेरिया है वो अलग है। 1 मार्क तो डेफिनेटली एमसीक्यूज है, तो वहां पर तो आपको जस्ट ABCD ही करना है। बट 3 मार्क्स के अंदर भी कुछ आपको कंटेंट लिखना है, तो वो कितना लिखना चाहिए, 4 मार्क्स में कितना लिखना है, 6 मार्क्स में कितना लिखना है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि 3 मार्क्स के अंदर 50 to 75 वर्ड्स आपको लिखने हैं। अब बच्चा क्या गलती करता है कि 3 मार्क्स का आंसर लिखना है 50 to 75 वर्ड्स में, यानी कि डेफिनेशन हो गई, 2 पॉइंट्स हो गए, 3 मार्क आपके पक्के। बट बच्चे को कई बार इतना सारा कुछ आ रहा होता है और स्टार्टिंग में मजे मजे में वो 3 मार्क्स में भी 6 मार्क्स का कंटेंट लिख देता है। क्या फायदा उससे? क्या ही फायदा है उससे? 3 पॉइंट्स लिखने वाले को भी 3 नंबर मिल रहे हैं, 6 पॉइंट लिखने वाले को भी 3 नंबर मिल रहे हैं, तो ये आपका टाइम वेस्ट है। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स लिखिए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उसमें आपको कोई पॉइंट है तो उसकी हेडिंग लिखनी है, फिर 2 से 3 पॉइंट बुलेटेड पॉइंट्स बना के आपको उसको एक्सप्लेन करना है। यानी कि एक पॉइंट के भी सब पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, तब जाकर आप माना करो कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो 150 वर्ड्स हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो कई बच्चे क्या करते हैं, 4 नंबर में 3 नंबर जितना ही कंटेंट लिख कर आ पाते हैं, तो वहां पर भी तो मार्क्स का डिडक्शन है। तो ये आपको बहुत जरूरी करना है कि आपको पता होना चाहिए कितने मार्क्स में किस तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करना है। उसके बाद 6 मार्क्स से क्वेश्चन, यहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल होता है टीचर से मार्क्स लेना 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो 6 मार्क्स की प्रेजेंटेशन बेस्ट होनी चाहिए, इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग अपने पेपर की स्टार्टिंग जो है वो 6 मार्क्स से ही किया करो। क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन को करने की वजह से एक तो ये होता है कि माइंड में एक टेंशन खत्म हो जाती है कि आपने पेपर में 4-6 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यानी कि 24 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपको बहुत अच्छा कंटेंट लिखना है, जिसके अंदर ही आपको टीचर को इम्प्रेस करना है। तो वहां पर कोशिश करो कि हर एक 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप एक डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाकर आए, सारे पॉइंट्स की हेडिंग्स उसके अंदर अच्छे से मेंशन करें, और उसके भी जो सब पॉइंट्स है वो बुलेटेड फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग लिखें। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं।
अब 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे? 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं। एक सेक्शन के क्वेश्चंस एक ही जगह पर आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना सैंपल पेपर हमारे पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा एक एमसीक्यू है। और एमसीक्यू भी कोई छोटा मोटा सा नहीं है, इन्होंने अच्छा खासा एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर जो बड़ा है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि जब एमसीक्यू में भी आपको इतना बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो पहले उसके पॉइंट्स की तरफ जाइए। पॉइंट्स की तरफ जाएंगे तो ये समझ आएगा कि क्वेश्चन किस चीज के बारे में है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर सब जगह मैनेजमेंट तो है ही, और मैनेजमेंट को कहीं डायनामिक कहा गया है, कहीं कॉन्टिन्यूअस, कहीं इंटेंजिबल, तो कहीं पर गोल ओरिएंटेड। तो कहाँ कहाँ बात होती है मैनेजमेंट की इन सब चीजों के बारे में? तो ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो डेफिनेटली इसमें से कोई एक फीचर का डिस्कशन यहाँ पर हो रहा होगा और वही हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। The project manager in an organization set targets for the upcoming months and outline the strategies to achieve them. At the same time, they assign the specific roles and responsibilities to their team members. They motivate them to meet the deadline by celebrating their achievements and their feedback. So, various functions are simultaneously performed by all the managers all the time. So, name the characteristics of the management discussed above. तो उन्होंने देखो यहाँ पर पूछ ही लिया आपसे कि कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। अब क्वेश्चन ये था कि प्रोजेक्ट मैनेजर है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसने टारगेट सेट करे आने वाले मंथ्स के लिए, और उसने सारी स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर जो है आउटलाइन कर लिया है, उनका ड्राफ्ट कर लिया है। और उसी टाइम पर स्पेसिफिक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने टीम मेंबर्स को असाइन किए गए, उन्हें मोटिवेट किया गया। भाई जब भी वो अच्छा काम करते थे तो हम उनकी अचीवमेंट्स को यहाँ पर सेलिब्रेट करते थे, फीडबैक देते थे, फीडबैक देते भी थे, फीडबैक लेते भी थे, जिसकी वजह से बहुत सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड हो रहे हैं बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं हर मैनेजर के थ्रू हर टाइम। बिल्कुल की लाइन है हमारे नोट्स की। तो बताइए यहाँ पर इन लाइंस के थ्रू मैनेजमेंट को डायनामिक बताया जा रहा है, कॉन्टिन्यूस बताया जा रहा है, इंटेंजिबल या गोल ओरिएंटेड। आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। करेक्ट ऑप्शन है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये बिल्कुल हमने एग्जैक्ट लाइन अपने नोट्स में भी पढ़ी है। जब हमने लेक्चर अटेंड किया था हमने तब इसको डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि सारे फंक्शंस एक साथ परफॉर्म किए जा रहे हैं सभी मैनेजर्स के थ्रू ऑल द टाइम। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाले चैप्टर से हमें क्वेश्चन दिख रहा है और उसके भी फीचर्स हैं। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या है। Henry Fayol's principle of discipline, which emphasizes obedience to organization rules and the employment agreement, is evolved out of the experience and the collective wisdom of the managers. So the nature of principle of management reflected through the above statement is, उन्होंने कहा कि हेनरी फ्योल जी का जो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से फोकस करता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए रूल्स, रेगुलेशंस, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को यहाँ पर फॉलो करना होता है, यानी कि उसका पालन करना होता है, उनके नियम कानूनों का। और ये सारी चीजें हमने ऐसे ही डेवलप नहीं की है, इसको हम लोगों ने इवॉल्व किया है एक्सपीरियंस से, अपनी विजडम से। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, फ्लेक्सिबल, मेनली बिहेवियरल, या फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन? बताइए बच्चों। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर दे दिया है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आर रीजन असर्शन क्वेश्चन। अब रीजन असर्शन करते टाइम बच्चों हमें क्या माइंडसेट रखना है? हमें ये नहीं जानना कि क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि क्या दोनों बातें जो कही जा रही हैं वो सही भी हैं या नहीं। सही होंगी तो उसके बाद अपने आप ही हम लोग ये एनालाइज कर लेंगे कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट। ठीक है, ओके। सो असर्शन क्या है? Maslow's need hierarchy theory of motivation is widely recognized and appreciated yet criticized. Maslow की जो यहाँ पर उन्होंने मोटिवेशनल अपनी थ्योरी दी है, जो उन्होंने
5 लेवल्स में डिवाइड करिए फ्रॉम द बेसिक टू द हायर लेवल ऑफ नीड। उन्होंने बोला कि इस थ्योरी को बहुत जगहों पर रिकॉग्नाइज किया गया, अप्रिशिएट भी किया गया, बट कहीं ना कहीं इसकी बुराइयां भी हुई हैं, इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। डेफिनेटली जो और बहुत सारे लोग थे उन लोगों ने मैस्लो की थ्योरी के अंदर बहुत सारी कमियां निकाली हैं, क्योंकि और भी थ्योरीज है जो अभी आप क्लास 12th में तो नहीं, बट डेफिनेटली आगे अगर जाके आप कॉमर्स लाइन को और आगे लेकर जाते हैं, बीकॉम वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली और भी बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, तो यस, असर्शन वाली बात तो सही है कि सारी ही अच्छाई तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ बुराइयां तो जरूर होंगी। रीजन क्या है, अब रीजन पहले देखेंगे सही है या नहीं। Even though Maslow's theory focuses on the needs as a basis of motivation, Maslow की थ्योरी के अंदर मोटिवेशन के अंदर नीड को बेस बनाया गया है कि नीड ही लोगों को मोटिवेट कर रही है, ऐसा मैस्लो ने कहा है। एंड हेल्प्स टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मोटिवेशनल फेनोमेना। अब उसी के हेल्प से हम लोगों ने मोटिवेशनल टेक्निक फिर डिजाइन करी कि किस पर्सन की क्या नीड है, उसी के हिसाब से उसको हम मोटिवेटर प्रोवाइड करेंगे। So his propositions are questioned on their classification and hierarchy. बट उसके इन सारी बातों को क्वेश्चन किया गया कि आपने कैसे इसको लेवल में बांट दिया, आपने क्लासिफिकेशन किया कैसे है, आप कैसे कह सकते हो कि ये नीड होती है और ये इस लेवल पर होती है और उस लेवल पर होती है। तो इस चीज को यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। जी हाँ बच्चों, ये बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर उनके क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है वो क्वेश्चनिंग हुई है। तो स्टेटमेंट तो मुझे दोनों ही करेक्ट लग रही हैं, चाहे असर्शन है चाहे रीजन है। अब क्या रीजन असर्शन को डिफाइन कर रहा है कि क्या इसीलिए ही क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर उनके बहुत सारी चीजों के ऊपर जो भी उनका परसेप्शन है मोटिवेशन को लेकर, नीड्स को लेकर, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग हुई है। तो क्या यही रीजन है? डेफिनेटली ये जो बुराइयां की जा रही हैं उसका कोई तो बेस होगा ना, तो बेस हमें यहाँ पे बता दिया गया कि क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है। तो बेटा आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो लेट्स सी कि वो कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहा है। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि अच्छा पता होता है कि यही वाला आंसर है, टिक लगा दिया, देखा भी नहीं। कई बार क्या होता है, ये देखते हैं कि ट्रू वाला ही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ही ऊपर लिखा होता है, कई बार उसके बीच में नॉट भी लिखा होता है। तो ध्यान से पढ़ना है हमें बहुत ही अच्छे तरीके से। और देखो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया गया है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो ये कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ तो हमें सिर्फ ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है ना, यहाँ कोई रीजन वाला क्राइटेरिया नहीं होता है। तो लिखा गया है स्टेटमेंट 1 में, वैल्यूज आर द बेसिक ट्रूथ और द गाइडलाइंस फॉर द बिहेवियर विच आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन। वैल्यूज बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइंस है जो रिसर्च करके वर्क सिचुएशन में मिलते हैं। क्या वैल्यूज यही डिफाइन करते हैं या वैल्यूज तो कुछ और होता है? हम बोलते हैं ना मॉरल वैल्यूज, कहाँ से सीखते हैं हम लोग? ये सब चीजें रिसर्च करके सीखते हैं क्या ये सब चीजों को? बोलो। तो वैल्यू के बारे में जो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है कि वो वर्क सिचुएशन में रिसर्च करने के बाद यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये तो फॉल्स है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल गलत है, ये तो फॉल्स है। अब स्टेटमेंट 2 को पढ़ लेते हैं। While practicing the principle of management, values cannot be neglected as business organization have to fulfill the social and ethical responsibility towards the society. अब स्टेटमेंट 2 बहुत अच्छी बात कह रही है कि वैल्यूज को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक बिजनेस को अपनी सोशल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना होता है अगर वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बात तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है। तो स्टेटमेंट 1 थोड़ी गड़बड़ है, फॉल्स है, बट स्टेटमेंट 2 डेफिनेटली ट्रू है। तो लेट्स फाइंड आउट कि हमारा करेक्ट आंसर कहाँ है। स्टेटमेंट 1 जिसमें फॉल्स हो, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन मिल गया हमें ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो Manupriya is working as the human resource manager of EDT Limited at an annual salary of 8 लाख per annum। भाई वाह, एक 8 लाख रुपए पर एनम की एनुअल सैलरी के साथ मनुप्रिया जी काम कर रही हैं। एंड ऑल्सो ऑफर्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ सेट प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। और यहाँ पर उसके साथ साथ उनको कंपनी के शेयर्स दिए जा रहे हैं, वो भी मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर। दो चीजें मिल रही हैं,
सैलरी भी मिल रही है और शेयर्स भी मिल रहे हैं, वो भी मार्केट प्राइस से कम। सो बताइए द मेथड विच इज यूज टू कैलकुलेट द कंपेंसेशन प्रोवाइडेड हेयर। तो यहाँ पे कंपेंसेशन को कैलकुलेट करने का कौन सा मेथड यूज किया गया होगा? टाइम बेस्ड डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, मतलब यहाँ पर जो उसको पैसा मिल रहा है वो टाइम बेस्ड है। हाँ बिल्कुल टाइम बेस्ड है, पर एनम वर्ड लिखा है, यानी कि सालाना उसको 8 लाख रुपए मिलते हैं, ईयरली उसको 8 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो टाइम बेस्ड तो है, बट सिर्फ टाइम बेस्ड नहीं है। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट है क्या? हाँ इनडायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट भी है, शेयर्स मिल रहे हैं कंपनी के, डायरेक्ट पैसा भी मिल रहा है, इनडायरेक्ट पैसा भी मिल रहा है, तो ऐसा कहाँ होगा? टाइम बेस्ड प्लस इंसेंटिव, टाइम बेस्ड पैसा भी मिल रहा है, कुछ इंसेंटिव मिल रहा है। यहाँ कुछ बात बन रही है, अगला भी पढ़ लेते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही बात लिखकर छोड़ दी है, तो बेटा मुझे करेक्ट ऑप्शन लगता है यहाँ पे सी, क्योंकि टाइम बेस्ड सैलरी मिल रही है और कंपनी के शेयर्स मार्केट प्राइस से जो कम प्राइस में मिल रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पर इंसेंटिव कह सकते हैं। क्या आप लोग मुझे बताओगे कि ये कौन सा इंसेंटिव है, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल? और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में भी ऐसा कौन सा इंसेंटिव होता है जिसमें कंपनी के शेयर्स मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे मिलते हैं? सो लेट्स चेक आउट योर नॉलेज कि आपको कितना याद है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको यहाँ से क्या समझ आया कि कौन से ऑप्शन के बारे में बात हो रही है या कौन से इंसेंटिव के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भाई? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज और आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सोशल एनवायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इसमें चूज करना है कि कौन कौन सा सोशल एनवायरमेंट का टाइप है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ गया है। इन्फ्लेशन, अगर हमें कंपोनेंट्स पता है अपने सारे डायमेंशंस के, तो आई होप कि आप ये सब वर्ड्स पढ़ते अब जज कर लेते होगे कि ये कौन से एनवायरमेंट का पार्ट है ना। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन उन्होंने बोला कि 2% से इंक्रीज हुआ है, दैट लीड्स टू द हायर टोटल कॉस्ट फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज। तो इन्फ्लेशन का बढ़ना हमारी सोसाइटी को क्या ही अफेक्ट करेगा, तो ये तो सोशल एनवायरमेंट में नहीं आएगा। Various specialty health foods and the grocery shops have opened in an area where the fitness and health enthusiastic live. भाई ऐसी जगहों पर आपने अपनी दुकानें खोली है जहां पर फिटनेस फ्रीक लोग रहते हैं, तो फिटनेस सोसाइटी का एक ट्रेंड है, तो यस ये तो एक सोशल एनवायरनमेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इन इंडिया has improved over the past 20 years due to the adequate health facilities and infrastructure. अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गया है। लोगों के हेल्थ के बारे में बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है, तो बेसिकली लोगों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो ये भी हमारे सोशल एनवायरनमेंट का कॉम्पोनेंट होता है। A company in its human resource manual discloses a zero tolerance policy for the racial discrimination and discriminatory policy practices against the employees with disability. एक कंपनी के अंदर उसके ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल के अंदर ये बात क्लियरली डिस्क्लोज की गई थी कि बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे टॉलरेट नहीं करेंगे कि अगर किसी के साथ भी किसी भी तरीके की जो भेदभाव वाली पॉलिसी है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, अगर उसका इस्तेमाल किया गया तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन राइट्स हैं यहाँ पर जो डिस्क्राइब किए गए हैं, फिर से लोगों से जुड़ी हुई कोई बात हो रही है, सोसाइटी से जुड़ी हुई कोई बात हो रही है, तो ये भी हमारा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। The Advertising Standard Council of India prohibits the advertisement that promotes a product or service that are banned by the law. ऐसी गलत गलत चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट दिखाओगे जिसको हमने बैन कर रखा है, तो तुम्हें कौन यहाँ पर बख्शेगा? फिर तो गवर्नमेंट आएगी, पकड़ेगी, लॉ बनाएगी, एक्ट बनेगा। तो ये भी हमारे सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट तो नहीं है ना, ये तो किसी और एनवायरनमेंट का पार्ट है। तुम बता दोगे कमेंट बॉक्स में कि किसका पार्ट है ना। तो हमें यहाँ पर 3 कॉम्पोनेंट्स मिले हैं 2, 3 और 4 में। सो लेट्स फाइंड आउट कि हमारे लिए ये ऑप्शन कहाँ अवेलेबल है। ओनली 2, 1 2 3, 2 4 5, 2 3 4। क्या बात है, सारे करेक्ट आंसर डी में क्यों आ रहे हैं भाई? सीबीएसई क्या बताना चाह रही है हमें, ध्यान रख लो। 2 3 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नालायको ऐसे मत करके आना, क्वेश्चन को पढ़ के ही आंसर लगाना। चलो जी, सो name the element of marketing mix which includes deciding about the feature, quality, packaging, labeling, branding of the goods or the services or anything of value which is offered to the market for the sale. तो बताइए कौन सा मार्केटिंग मिक्स का वो एलिमेंट है जहां पर आप क्वालिटी, लेबल, ब्रांड, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग सोचते हो।
जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एनीथिंग ऑफ वैल्यू जो आप ऑफर कर रहे हो, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हो चाहे सर्विसेज की फॉर्म में हो, तो वो क्या है? वो प्रमोशन है, प्लेस है, प्रोडक्ट है या प्राइस है? बताओ। ये लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे लिए? सी। नेक्स्ट 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 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग के लिए करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है भाई, ध्यान से करेंगे क्योंकि क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए है नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन गोज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज इन इंपॉर्टेंट एरियाज। ये कह रहे हैं कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर गलती कर देते हैं तो। अगर हद से आगे बढ़कर तुमने गलती कर दी है तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितने नालायक हो भाई तुम। करेक्टिव एक्शन तो लेना है ना, गलती को सुधारना तभी तो होता है जब वो अपने एक्सेप्टेबल रेंज से आगे बढ़ जाए। ये बात तो बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। नहीं जी, डेविएशन शुड बी एनालाइज फॉर देयर कॉजेस। डेविएशन मतलब डिफरेंस, कि आपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या सोची और एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आई, उसके बीच में अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसके कारण पता लगाने की कोशिश की जानी चाहिए। ये बात तो मुझे अच्छी लग रही है। चलो फिर भी आगे पढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन ओनली आफ्टर द टास्क इज कंप्लीट। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट सिर्फ तब होना चाहिए जब टास्क कंप्लीट हो जाए। नहीं, हम तो बीच में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। सैंपल चेकिंग होता है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है, वो तो बीच में भी हो सकता है। ऐसा किसने कहा है? हम लेते हैं ना तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट, होते हैं ना तुम्हारे स्कूल्स में पीरियोडिक टेस्ट बिफोर द फाइनल एग्जाम्स, तो बीच बीच में टेस्टिंग हो तो रही है। तो ये बात भी गलत है भाई। मैनेजर मस्ट कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, अदरवाइज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में सफर। मैनेजर को हर एक एक्टिविटी पे नजर रखनी चाहिए, हर एक एक्टिविटी पे, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत हो जाएगी। भाई देखो, नज़र तो हम रख लेंगे लेकिन हर एक एक्टिविटी पे तो नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे पास हैं कुछ ऐसे टेक्निक्स जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी तुम गलत बात कह रहे हो। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन आया ना, और इसके लिए मैं तुम्हें इसे कलरफुल करके दिखाती हूँ। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर। ये जो प्यारा सा बच्चा है ना, ये कहता है आई एम लुकिंग फॉर द जॉब, कैन यू रेफर मी। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरे को रेफर कर दोगे कहीं पर? हमने कहा यस यस, क्यों नहीं, हम तुम्हारी जॉब लगवा देंगे, तुम चिंता मत करो। तो भाई बताओ जरा, यहाँ पर ये हमारा राजू बेचारा जॉब ढूंढ रहा था, उसके दोस्तों ने कहा, घनश्याम ने और बाबू भाई ने, कि हाँ हम तुम्हारी जॉब लगवा देंगे। तो बताओ बच्चों, ये जो टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बातचीत चल रही है इन लोगों के बीच में, एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है ना। बताओ ना, ये कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल या इंटरनल? बाहर से कोई आ रहा है ना, किसी के रिकमेंडेशन पे। तो बताओ, एक्सटर्नल सोर्स है, ये तो पता चल गया कि एक्सटर्नल है। अब आपको एक्सटर्नल सोर्स के बारे में ना यहाँ एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, वो बतानी है। ठीक है, चलो देखते हैं। सो मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट द क्वालिफाइड पीपल टू अप्लाई फॉर द वेकेंट पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्वालिफाइड लोगों को यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये बात सही है। इट में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। बाहर से लोगों को बुलाओगे, हमें प्रमोट नहीं करोगे, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे ना। बिल्कुल सही है। सच एम्प्लॉयज आर नॉट लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज एज देयर बैकग्राउंड इज नॉट सफिशिएंटली नोन। अरे ऐसे एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है क्योंकि इनका हमें बैकग्राउंड नहीं पता। अरे बाहर तुम किसी अनजान व्यक्ति को चुनोगे, उसका भी बैकग्राउंड तुम्हें क्या ही पता है। बल्कि ये तो पुराने लोग तुम्हें बता रहे हैं, पुराने लोगों को तो जानते हो ना। अब पुराने लोग किसी का सजेशन देंगे, किसी का रिकमेंडेशन देंगे, तो उससे भी तो तुम अंदाजा लगा सकते हो ना कि जो नया आएगा वो कैसा होगा। तो ये बात तो तुम गलत बोल रहे हो यार। फिर भी तुम्हारा डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट हैज अ वाइडर चॉइस व्हाइल सिलेक्टिंग द पीपल फॉर द एम्प्लॉयमेंट। एक्सटर्नल सोर्स वाइडर चॉइस देता है, ये बात भी सही है। तो यहां तुमने गलत बात बोली है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट, हाँ जी, अब यहां क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। अब ये आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, करेक्ट सीक्वेंस में बस इनको लगाना है। ठीक है, तो याद करो अपनी वो प्रोसेस क्या थी, कि जब आप बातचीत करना शुरू करते हो तो बातचीत कहाँ से शुरू होगी? उसी पर्सन से जो पर्सन आपको मैसेज भेजना चाहता है। तो बच्चों यहाँ पर होना चाहिए हमारे पास एक सेंडर। तो लो जी, ये मिल गया आपको एक सेंडर जो बात करना चाहता है।
अब उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि भाई वो बात करना क्या चाहता है, किस चीज़ के बारे में वो बातचीत करना चाहता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो वो बातचीत करना चाहता है हमसे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैसेज। ठीक, अब इस मैसेज को वो क्या करता है ना, वो नहीं चाहता कि उसका मैसेज किसी और को पता चले कि वो क्या बता रहा है, वो क्या कहना चाहता है एंजल प्रिया से, वो नहीं बताना चाहता ना यार। तो वो क्या करता है, ओरिजिनल मैसेज को किसी कोड फॉर्म में, यानी कि कोड लैंग्वेज में, सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। तो अगला स्टेप आ जाता है एनकोडिंग का। अब यही एनकोड होने के बाद जो मैसेज है वो हमारा एक मीडिया के थ्रू जाता है, यानी मीडिया मतलब वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू तुम अपना मैसेज भिजवाना चाहते हो। ठीक है, बट अगर एनकोडेड मैसेज हमारे एंजल प्रिया तक पहुंचा तो उस बेचारी को क्या ही समझ में आएगा कि हमारा राजू क्या कहना चाहता था। तो उस मैसेज को जो आपने एक अदर लैंग्वेज में आपने भेजा है सिंबॉलिक फॉर्म में, उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना। तो मीडिया में जाने के बाद मैसेज का क्या हो जाना चाहिए? मैसेज की हो जानी चाहिए बेटा डिकोडिंग। और डिकोडिंग जब होगी तो ही तो रिसीवर को मैसेज समझ में आएगा ना। तो रिसीवर तक मैसेज पहुंचने से पहले डिकोडिंग हो जाती है, यानी कि अब आ जाती है बारी रिसीवर की। और जैसे ही रिसीवर मैसेज पढ़ता है उसके बाद वो ये बताता है आपको कि उसे आपका मैसेज समझ आया या नहीं आया। और ये बात आपको कैसे पता चलती है? विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। तो मैंने पॉइंट्स अरेंज कर दी हैं, लेट्स फाइंड आउट कि हमें ये कहाँ मिल रहा है। तो 4 2 1 5 6 7 3 कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे अरेंज किया है, जहाँ पर 4 का मतलब हो गया बेटा 1, सॉरी, जहाँ पर हमारे पास ये जो 1 है ना, तो 1 का मतलब हो गया थर्ड, सेकंड है हमारे पास सेकंड में ही, उसके बाद थर्ड पॉइंट है सेवेंथ, फोर्थ पॉइंट है फर्स्ट, देन फिफ्थ पॉइंट है फोर्थ, देन सिक्स पॉइंट है फिफ्थ, और सिक्स पॉइंट है सेवन। तो हमें बेसिकली ये वाला कॉम्बो ढूंढना है, 3 2 7 1 4 5 6। ओके, देखते हैं 3 2 7 1। 3 तो इन दोनों में है, 2 यहाँ पर नहीं है, लो जी मिल गया। ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये रहा हमारा बेस्ट कॉम्बो जो हमें मिल गया है, जो हमने यहाँ पे प्रोसेस में आइडेंटिफाई किया। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना सब? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। तो 11th क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मीनिंग ऑफ डिपोजिटरी। आपको करेक्ट स्टेटमेंट उसके मीनिंग के लिए बतानी है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं डिपोजिटरी, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, डीमेट अकाउंट, इन सब चीज़ों की डेफिनेशन में। बट मैंने जब आपको पढ़ाया है तो हर एक चीज़ को बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स से बता देना कि इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, ताकि आप लोगों का भी एक तरीके से एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ऑप्शंस क्या लिखे हुए हैं। लिखा है डिपोजिटरी होल्ड्स एंड द ट्रांसफर सिक्योरिटीज इन द डीमेट फॉर्म। डिपोजिटरी होल्ड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटीज को डीमेट फॉर्म में, या डिपोजिटरी सर्व करते हैं एज एन इंटरमीडियरीज एंड बायज एंड सेल द सिक्योरिटीज ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट्स, या फिर वो आपके लिए एक मिडल मैन का काम करते हैं और क्लाइंट के बिहाफ पर शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। Depository is like a bank and keeps the securities in the electronic form on the behalf of investor. ये डिपोजिटरी एक बैंक की तरह होते हैं, और जिस तरीके से एक बैंक आपका अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक उसी तरीके से जो डिपोजिटरी होते हैं वो आपका एक डीमेट अकाउंट मेंटेन करते हैं। डिपोजिटरी बाइज द सिक्योरिटीज फ्रॉम अ कंपनी एंड सेल्स टू द पब्लिक एट अ हायर प्राइस, या फिर डिपोजिटरी सिक्योरिटीज को कंपनी से खरीदते हैं और फिर उसे पब्लिक को हायर प्राइस पे बेचते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है डिपोजिटरी के बारे में, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में नहीं, और उसके मीनिंग के लिए आपसे पूछा कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो याद करिए कि आपने डिपोजिटरी को किससे कंपेयर किया था और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। थोड़ा सा सोचो, याद आएगा। सो आई होप कि आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया होगा कि डिपोजिटरी एक तरीके से बैंक की तरह ही होते हैं। जैसे बैंक आपके अकाउंट की रखवाली करता है, ठीक उसी तरीके से जो डिपोजिटरी भी होते हैं वो आपकी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास सेफ रखते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फीचर ऑफ मार्केटिंग के बारे में हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, प्रोडक्ट विल बी परचेज्ड ओनली इफ इट इज परसीव्ड टू बी गिविंग द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द मनी।
एक सामान तभी खरीदा जाएगा किसी कंज्यूमर के थ्रू जब आप उस प्रोडक्ट के लिए जो भी पैसा पे कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर आप अपनी जेब से 10 रुपये खर्च कर रहे हो तो तुम्हें उस 10 रुपये को खर्च करके मज़ा 12 रुपये का चाहिए, 15 रुपये का चाहिए, तो ही तुम उस सामान को खरीदते हो। तो ये मार्केटिंग के कौन से फीचर के बारे में बताता है? क्या ये मार्केट ऑफरिंग की बात कर रहे हैं, कस्टमर वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक्सचेंज मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, या नीड्स और वांट्स के बारे में बात कर रहे हैं? कस्टमर हो भाई तुम, पहचान तो लोगे इसी को, कस्टमर वैल्यू। हमारे लिए कोई भी सामान एक कस्टमर वैल्यू तभी जनरेट कर रहा है जब उसके ऊपर जितना पैसा हमने खर्च किया उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो ये मार्केटिंग का कौन सा फीचर डिस्क्राइब करता है? कस्टमर वैल्यू। चलो आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक मैच द फॉलोइंग है। इधर के जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं और उसको फिर इसके साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। और आई थिंक यही बोला गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है कॉलम 1 में, उसको आपको कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो कॉलम नंबर 1 में मैनेजमेंट हायरार्की लिखा है और कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनाइजिंग है और कंट्रोलिंग है। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये कहाँ से जाके मैच हो पाते हैं। अब कॉलम नंबर 2 में फर्स्ट लिखा है इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, रिसोर्स एलोकेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स। यानी कि काम है, काम को बांटा जा रहा है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे डिफाइन की जा रही है। तो ऐसा इनमें से कहाँ होता है जहाँ पर आप एक तरीके से अथॉरिटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बांटते हैं, काम को डिफाइन करते हैं, बेसिकली डिवाइड करते हैं? तो ऐसा होता है बेटा ऑर्गेनाइजिंग में। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि इसका आंसर क्या है, सी। It involves establishing the performance standards, measuring the actual performance and taking the corrective action। ये तो बिल्कुल लड्डू है कि भाई कंपेयर करना एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ ताकि करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हों। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है कंट्रोलिंग में। चलो, नाउ it shows the orderly arrangement of individual and group efforts to ensure the unity of action in realization of common objective। कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाओ इसलिए सभी को एक साथ लेने का बेसिकली काम, सभी के एफर्ट्स को एक साथ लाने का काम कहाँ होता है बेटा? ये होता है कोऑर्डिनेशन में। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये हमारे ए का ही करेक्ट आंसर होगा, जो मैनेजमेंट हायरार्की को डिफाइन करता है कि ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो कैसे अराइज होते हैं? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप के बेसिस पर। तो हमें ढूंढना है अब बेसिकली CDBA। अब वो पता चलेगा कि वहाँ पर किस तरीके से लिखा हुआ है CDBA। अच्छा, ये तो हमें ऐसे ढूंढने पड़ेंगे। तो ए का हमें मिला था 4, ए का 4 और बी का 3rd। ए का 4, बी का 3rd मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2 ऑप्शंस में, है ना? तो बी और डी एलिमिनेट हो गया, ए और सी में से कोई आंसर हमारा होगा। ओके, तो सी का आंसर हमें क्या मिला था? फर्स्ट। अब सी का आंसर फर्स्ट, तो ये रहा। तो बेटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आया सबको यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो यहाँ पर आ चुकी है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग जो आपको बतानी है। तो क्या है? Amroha, the general manager of Velvet Textiles, scans the business environment and adapts the organization to the changes taking place in the different dimensions of the business environment। तो यहाँ पे जनरल मैनेजर ने पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन किया, जो भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे थे अलग अलग डायमेंशंस ऑफ द इन्वायरमेंट के अंदर, उसके साथ उन्होंने अडेप्टेशन करी, यानी कि उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस थे वो लेकर आए। Now it is still difficult for him to accurately assess the future trends। अभी भी फ्यूचर ट्रेंड्स को पूरी तरीके से असेस करना आसान नहीं था। तो ये प्लानिंग की कौन सी लिमिटेशन है? दैट प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, या फिर प्लानिंग डजंट गारंटी सक्सेस, या फिर प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। बताइए, कीवर्ड्स पे वर्क करिए। यहाँ जो बच्चे कीवर्ड मुझे नजर आया है वो है accurately assess the, it is still difficult for him to accurately assess the future trend। कि बार बार फ्यूचर ट्रेंड्स जो चेंज हो रहे हैं उसको असेस करना इतना आसान नहीं है। तो बच्चे ये बताता है इसके बारे में दैट प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, कि अगर बार बार ये होता रहा तो बार बार अपनी प्लानिंग को चेंज करना यहाँ पर आसान नहीं होता है, क्योंकि हम अभी भी इसको करेक्टली असेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
तो 14th क्वेश्चन भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। स्टाफिंग की प्रोसेस के पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर हमें। अब क्वेश्चन भी यही है, नेम द स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस विच इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन to offer the opportunities for the career advancement to their employees by facilitating learning, thereby helping the organization to not only attract but also to retain its talented people in the organization. तो उन्हें ये वाला स्टेप बताना है हमने, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम ऑफर कर पाएं अपॉर्चुनिटीज या करियर एडवांसमेंट किस चीज़ के थ्रू, उनको लर्निंग देकर। इससे ये होगा कि लोग अट्रैक्ट भी होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, एज वेल एज यहाँ बने भी रहेंगे। तो लर्निंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू, बताओ क्या वो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन से रिलेट करता है, क्या वो रिक्रूटमेंट से रिलेट करता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से करता है, या परफॉर्मेंस अप्रेजल? बताओ। लर्निंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इजी इजी से ही क्वेश्चन है, कुछ खास मुझे नहीं लगता कि आपको परेशानी आ रही होगी। अब बच्चे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कोई फाइनेंशियल डिसीजन। अब हमारे पास 3 फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो देखेंगे उनमें से कौन से डिसीजन के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी फर्दर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कैपिटल बजटिंग जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, लेट्स सी। So Game of Thrones, a reputed amusement company, has decided to run an advertising campaign for which it is hiring the various celebrities. तो रख लो ना, मुझे बुला लो। गेम ऑफ क्लॉन्स एक अम्यूजमेंट पार्क चलाते हैं, तो मतलब एक अम्यूजमेंट कंपनी है, तो अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए सेलिब्रिटीज को हायर कर रहे हैं। चलो अच्छा। द कैंपेन इन्वॉल्व्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ 150 करोड़, और इसमें लगभग 150 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। तो बताइए कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चल रही है, फाइनेंसिंग डिसीजन है, वर्किंग कैपिटल डिसीजन लिया जा रहा है, या डिविडेंड डिसीजन? अब एक बात की तो बिल्कुल क्लैरिटी है कि यहाँ पर डिविडेंड बांटने के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही है, डिसीजन कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। अब बात आती है इन दोनों के बीच में कि क्या ये एक फाइनेंसिंग डिसीजन है, क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है? देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन में हम डिसीजन लेते हैं कि हम कितना लॉन्ग टर्म सोर्सेज में पैसा लगाने वाले हैं, डेट कितना होगा और इक्विटी कितनी होगी। पैसा यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए ही है, एक खर्चा किया जा रहा है 150 करोड़ रुपए का, पर उन्होंने यहाँ पे ये बारे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया कि 150 करोड़ रुपए कहाँ से आ रहे हैं। इस चीज़ के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं है कि इसमें डेट कितना और इसमें इक्विटी कितनी है। सिर्फ उन्होंने इतना बताया कि 150 करोड़ रुपए कहीं पर लगाए जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ एक इन्वेस्टमेंट हो रही है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बालकों आगे बढ़ते हैं। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है हमारे पास, जो बताना है कि क्या यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। कोई कैपिटल स्ट्रक्चर का फैक्टर होगा जिसके बारे में यहाँ डिस्कशन है। सो अर्थ निवेश लिमिटेड हैज अ हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। द फाइनेंस मैनेजर इन्फॉर्म्स द चीफ फाइनेंस ऑफिसर that in case the company decides to take a loan for its future financial needs, its fixed financial cost will also increase, leading to an overall increase in the cost. So identify the factors affecting choice of capital structure discussed above. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहती है, बट सिचुएशन ऐसी है कि ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि उसका जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ऑलरेडी हाई है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है कि बिजनेस रिस्क ऑलरेडी हाई है। अब अगर लोन ले लेते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो कहाँ आप लोग ये सोचते हो कि बिजनेस रिस्क कितना है, फाइनेंशियल रिस्क कितना है? क्या आप कॉस्ट ऑफ डेट में ऐसा सोचते हो, फ्लोटेशन कॉस्ट में सोचते हो, रिस्क कंसिडरेशन में सोचते हो, या कंट्रोल में? बेटा कॉस्ट ऑफ डेट तो सिर्फ रिलेट करता है कि जैसे लोन ले रहे हो तो लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल रहा है, मतलब कितना ब्याज भरना पड़ेगा आपको। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी फंड को रेज करने से पहले जो खर्चा कर रहे हो। रिस्क कंसिडरेशन डेफिनेटली 2 तरीके के रिस्क को कंसिडर करता है कि बिजनेस रिस्क कितना है, फाइनेंशियल रिस्क कितना है। अगर बिजनेस रिस्क ज़्यादा होता है तो फाइनेंशियल रिस्क कम रखने के लिए लोन नहीं लेना है, डेट पे नहीं जाना है। बट अगर बिजनेस रिस्क कम है तो आप फाइनेंशियल रिस्क को अज्यूम कर सकते हो, यानी कि तो आप डेट की तरफ जा सकते हो। तो ये सारी बातें हम रिस्क कंसिडरेशन में सोचते हैं। कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिसीजन होता है कि यार डेट और इक्विटी अगर हम ले रहे हैं तो हमें पता है कि कंट्रोल डाइल्यूट हमारे इक्विटी में होता है, तो हमें देखना है कि वो कंट्रोल हमें शेयर करना है या नहीं करना है। शेयर ना करना अगर हमारा प्रेफरेंस है
तो हम लोग यहाँ पर डेट की तरफ जाएंगे। अगर हमें कोई दिक्कत नहीं है शेयर करने से तो हम इक्विटी की तरफ भी जा सकते हैं। तो आई होप कि आंसर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरी इस एक्सप्लेनेशन के साथ कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रिस्क कंसिडरेशन। ठीक है, सो यहाँ हम टिक लगाते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ पर आपको एक मार्केट पहचाननी है जहाँ से पैसा रेज किया जा रहा है। So finance manager of Ellie Pharma Limited, Mr. Ashish Manjekar, wants to raise the funds through a debt or equity to the extent of 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए जो है वो रेज किए जा रहे हैं। एंड फॉर दिस पर्पस ही अप्रोचेज अ वेल रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट, और एक अच्छी खासी मार्केट जा रहे हैं। अच्छा, जो पैसा है वो डेट और इक्विटी किसी में भी आ सकता है, एंड दैट फैसिलिटेट्स द मोबिलाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर द कंपनी। और पैसा बेसिकली यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लिया जा रहा है। अब हम सभी को ये पता है कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए पैसा देती है, तो उसे हमें एलिमिनेट करना होगा। तो बात आती है कैपिटल मार्केट की, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हमें पैसा देती है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास ऑप्शन में मनी मार्केट है, नहीं आएगा। सेकेंडरी मार्केट है जो डेफिनेटली शेयर्स में डील करती है, बट सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर्स में। यहाँ उन्होंने हमें कहीं पे भी ऐसी कोई बात नहीं बोली है कि किस तरीके से वो शेयर्स में डील कर रहे हैं, तो ये एक पार्शियली करेक्ट ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। कैपिटल मार्केट डेफिनेटली प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को इंक्लूड करता है। होलसेल डेट मार्केट तो खैर हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो मोस्ट प्रिसाइज ऑप्शन है आपका वो क्या है बेटा, वो है कैपिटल मार्केट। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। 19th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, आप देख रहे हैं 9th चैप्टर के बड़े बड़े क्वेश्चंस उन्होंने एमसीक्यू में डाल दिए हैं। मतलब कई बार इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा, हम सोचते हैं डिविडेंड डिसीजन 6 नंबर में आएगा, और वो उन सबको एक एक नंबर में डाल के खत्म कर देते हैं। और वहाँ एक अनएक्सपेक्टेड सा जो क्वेश्चन हम सोच रहे थे 3 में आएगा, 4 में आएगा, 1 में आएगा, वो 6 नंबर में मिल जाता है। तो हमें तैयारी हमेशा ऐसे करके जानी चाहिए कि यार कॉन्सेप्ट किसी भी नंबरिंग में हमसे पूछ लिया जाए, हम रेडी हैं उसका आंसर देने के लिए। ठीक है, सो अब क्या है यहाँ पे, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट डिविडेंड डिसीजन नॉट डजंट वायलेट द टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट। वो कह रहे हैं कि कंपनी को कई बार ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी उनकी डिविडेंड डिसीजन पॉलिसी है वो उनके किसी लोन एग्रीमेंट के क्लॉजेस को यहाँ उसका उल्लंघन ना करती हो, लोन एग्रीमेंट को उल्लंघन ना करती हो। ऐसा फैक्टर आपको बताना है कि आप कहाँ सोचते हो इन सब चीज़ों के बारे में। कैपिटल मार्केट में जाने से पहले, यानी केसेस टू कैपिटल मार्केट, लीगल कंस्ट्रेंट है, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन है, या कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट है। बेटा लोन एग्रीमेंट क्लियरली आपको बता रहा है कुछ चीज़। लोन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जिस फैक्टर के बारे में डिस्कशन हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट है। हो सकता है कुछ बच्चे लीगल कंस्ट्रेंट भी सोच रहे हो, बट बच्चे लीगल कंस्ट्रेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ की बात नहीं हो रही है, कोई कंपनीज एक्ट की बात नहीं हुई, कोई सेबी के प्रोविजन की बात नहीं हो रही है। अगर वो सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता सो डेफिनेटली हम लीगल कंस्ट्रेंट की तरफ जाते। ठीक है, बट यहाँ पे क्लियर उन्होंने बोला है कि एक लोन एग्रीमेंट है उसके खिलाफ नहीं जाना आपको, तो कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट है यहाँ पे। ठीक है, चलो आखिरी एमसीक्यू करते हैं। हाँ जी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इसमें, बोल रहे हैं स्टेटमेंट 1 में द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें डायरेक्टर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। डायरेक्टर की वेल्थ को, मुझे तो नहीं लगता ये करेक्ट आंसर है। हम डायरेक्टर की नहीं, हम शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2 में लिखा है द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द कंपनी इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सटेंट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग। वो कहते हैं कि जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हो ना, मतलब आपको ये डिसाइड करना है कि डेट लेना है या इक्विटी, तो उसके डिसीजन में रिटेन अर्निंग का कोई रोल नहीं है। मतलब कितनी आपने रिटेन अर्निंग रखी हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है फाइनेंसिंग डिसीजन में भी, डेट इक्विटी का ही भले हम डिसीजन ले रहे हैं तो उसका फर्क पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट भी उन्होंने फॉल्स दी है। तो बच्चे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो अगर हम इसको देखें तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हमें मिला ऑप्शन नंबर बी में। तो बच्चों 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब पारी आती है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे 4।
क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक। अब यहाँ पर हम लोग ये भी जानेंगे कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर कितनी केस स्टडीज पूछी जाती हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, और चॉइसेस किस किस क्वेश्चन में हमें मिलती है। तो अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपके पास बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है विद अ चॉइस। क्वेश्चन नंबर 22 कहीं ना कहीं एक केस स्टडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है विद अ चॉइस, और क्वेश्चन नंबर 24 भी आपका केस स्टडी है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ आ चुकी है कि अगर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3 मार्क्स के, तो 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे जिसके अंदर चॉइस होगी, और 2 क्वेश्चन आपके केस स्टडी के होंगे जो आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं बेटा। लिखा है स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ आपको ये बताना है कि डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में 3 इंपॉर्टेंस क्या है। अब बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमने तो सिग्निफिकेंस डिसेंट्रलाइजेशन का पढ़ा ही नहीं है। बेटा सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस ही होता है, तो अगर वो सिग्निफिकेंस भी लिख दे तो लिखनी आपको इंपॉर्टेंस ही है, और वो आपने अपने कोर्स में पढ़ी है, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहती हूँ स्टेट के बारे में, बहुत सारे बच्चे ये एग्जाम में मिस्टेक करते हैं, जैसे कि मैं देखती हूँ हर साल चेकिंग के टाइम पे कि जब वर्ड लिखा होता है स्टेट, तो बच्चा कहीं ना कहीं एक लाइन में आंसर लिख कर आ रहा है या सिर्फ हेडिंग लिख कर आ रहा है, तो ऐसे में आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ हेडिंग लिख कर आ रहे हो तो आपको हाफ मार्क फॉर ईच हेडिंग ही यहाँ पर मिलेगा, फुल मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो भले ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का ही 1 पॉइंट है और स्टेट वर्ड लिखा है, तो स्टेट वर्ड का मतलब भी यही है कि आपको एक हेडिंग लिखनी है और साथ में उसके आपको 1-2 लाइन्स मेंशन करके आनी है। आप हेडिंग ना लिख के 2 लाइन्स भी लिख देते हो और उसके अंदर आपने जो मेन पॉइंट है वो अंडरलाइन कर लिया, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट सिर्फ हेडिंग का आपको हाफ मार्क ही मिलेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए बताइए फिर वो कौन सी इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की। तो टोटल नंबर ऑफ 6 इंपॉर्टेंस आपने पढ़ी है, तो 3 इंपॉर्टेंस यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ और बाकी के 3 आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो मैं बताती हूँ वो ये है रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट। अब आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को पता होगा क्योंकि रिवीजन भी कर चुके हो और लर्निंग तो बहुत पहले ही कर ली थी कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ शेयर किया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है क्योंकि डेलीगेशन का मतलब भी होता है अपनी अथॉरिटी को शेयर करना, बट डेलीगेशन सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है टू अ सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। बट जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की तो वहां पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ शेयर की जाती है, ठीक है। तो कई हद तक एक टॉप लेवल मैनेजमेंट को यहाँ पर रिलीफ मिलता है क्योंकि वो अपने रूटीन वर्क्स अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंप देते हैं। वही अथॉरिटी है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी और वही अकाउंटेबिलिटी बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है वो आता है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। कई हद तक डिसेंट्रलाइजेशन ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्योंकि लोगों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आता है, सब अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं जिसका अल्टीमेट बेनिफिट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है। और क्योंकि यहाँ पर जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहीं अथॉरिटी भी दे दी गई है उसी के रिगार्डिंग, तो क्विक डिसीजन मेकिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंस है। तो 3 इंपॉर्टेंस मैंने बता दी है, अब 3 इंपॉर्टेंस आप मुझे बताएंगे। इसी के चॉइस में आपसे पूछी गई है 3 लिमिटेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ ही बनाया जाता है, जहां पर सारा का सारा फोकस सिर्फ काम पर है, कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स यहाँ पे नहीं बनाए जाते। इसको टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, डेलिबरेटली क्रिएट करता है क्योंकि अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर हम पूरा करना चाहते हैं, और यहाँ पर पूरा आप स्केलर चेन को फॉलो करते हैं, डायरेक्ट आपको कम्युनिकेट करना अलाउड भी नहीं होता। तो ऐसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की क्या लिमिटेशन हो सकती है? तो बेटा पहली लिमिटेशन तो यही है कि यहाँ पर कुछ प्रोसीजरल डिलेज है, क्योंकि आपने पूरा प्रॉपर प्रोसेस बता दिया हमें कि अगर बातचीत भी करनी है तो बातचीत करने के लिए भी आपने हमें चेन ऑफ कम्युनिकेशन बताया है, आप डायरेक्ट बात करना हमें अलाउड नहीं कर रहे हो और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस में आपने हमें बांध दिया है। उसके अलावा ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है, उसके अलावा आपको जो प्लान बता दिए गए हैं आपको उसके ऊपर वर्क करना है। तो बहुत ही रिजिड है यहाँ पर लोग, तो इसलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया कि ये रिजिडिटी के साथ वर्क करता है। प्लस क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा जो फोकस है, जो एम्फेसाइज है, वो कहीं ना कहीं वर्क पे है रादर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो आप कह सकते हो कि ये इम्पर्सनल होता है, ठीक है। तो ये 3 लिमिटेशन हो गई हमारी फॉर्मल की।
अब मैं आपकी नॉलेज टेस्टिंग करती हूँ और आप मुझे बताएंगे 3 लिमिटेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को जरूर रिवाइज करना। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी एनाबेला का क्वेश्चन है देखो पहली शुरुआत में देखकर तो यही लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, केस स्टडी का क्वेश्चन है। अब केस स्टडी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसमें तो तुम लोग माहिर हो गए होगे कि मैम पहले हम स्टार्टिंग से तो क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, हम नीचे के ऑप्शंस को यहाँ पर देखते हैं क्योंकि उससे हमें अंदाजा लगता है कि क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है। प्लस एक बात और, अब तक जो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे थे उसके अंदर आपको पता था कि यार इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है तो किसी चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। बट यहाँ पर जब आप सैंपल पेपर कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम दोगे, प्री बोर्ड दोगे, तो बेटा पूरे 12 चैप्टर्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी कौन सी कैटेगरी है, तो ये सारी चीजें आपको पहचाननी होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक बिग चैलेंज हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी का डिस्कशन है, वही आपको आइडेंटिफाई करके स्टेट भी करनी है, ठीक है? और बी पार्ट में दिया गया है नेम एंड स्टेट एनी टू अदर फिलॉसफीज ऑफ द मार्केटिंग अपार्ट फ्रॉम द वन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। तो यहाँ आपने जो भी फिलॉसफी आइडेंटिफाई करी होगी उसके अलावा 2 और के आपको नाम भी बताने हैं और उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है? ओके। So Enable Creations, an apparel designing company, has a huge pile of young men's and the women's garment to be sold across its branches in the various cities. In order to clear the stock, the company has decided to give a heavy discount on its garments with a view to lure the buyers. It is also visiting the various colleges for sponsoring the fashion shows in order to push its sales. However, the garments are not liked by the customer as they have not been made as per their needs and the preferences. तो बेटा यहाँ पर एक कंपनी है जो कहीं ना कहीं एप्रल डिजाइन करती है। एप्रल मतलब कुछ कपड़ों का काम है उनका, और बहुत सारे यहाँ पर उनके पास यंग मैन्स और वुमेन्स के गारमेंट सेगमेंट्स हैं उनके पास, और उनकी बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं अलग अलग सिटीज में है। अब क्योंकि उनको स्टॉक क्लियर करना था इसीलिए कंपनी ने डिसाइड किया कि हैवी डिस्काउंट्स देंगे गारमेंट्स के ऊपर, और ताकि बायर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। और बहुत सारे कॉलेजेस में भी उन्होंने यहाँ पर विजिट किया ताकि फैशन शो ऑर्गेनाइज उसको मतलब स्पॉन्सर किया ताकि सेल्स को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। हाउएवर द गारमेंट्स आर नॉट लाइक्ड बाय द कस्टमर। कस्टमर को पसंद ही नहीं आए गारमेंट्स। क्यों? क्योंकि आपने वो सामान उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाया ही नहीं। अब कस्टमर की नीड और वांट के अकॉर्डिंग आपने सामान नहीं बनाया, तो बताओ कौन सा आपने यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी को फॉलो किया। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी बीइंग फॉलोड बाय एनेबल क्रिएशन। मतलब कौन सा फॉलो होना चाहिए बताइए। आपके पास टोटल नंबर ऑफ 5 फिलॉसफीज हैं, उसमें से कौन सा है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग की लाइन से देखें तो लिखा था कि अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए कंपनी ने डिसाइड किया कि वो हैवी डिस्काउंट देंगे ताकि बायर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। वो बहुत सारे कॉलेजेस में भी गए फैशन शो को स्पॉन्सर करने के लिए ताकि सेल्स को बढ़ाया जा सके। और आपने सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के बारे में कौन से कॉन्सेप्ट में पढ़ा है? जहां पर हाईली एडवर्टाइज किया जाता है, एग्रेसिव यहाँ पे प्रमोशनल एक्टिविटीज की जाती हैं ताकि सेल्स वॉल्यूम बढ़ सके। तो बेटा ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है सेलिंग कॉन्सेप्ट में कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की ही आपको यहाँ पर सेल्स इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए हम फॉलो करते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब उसको आपने एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेनेशन आप मुझे देंगे एक एक लाइन की। उसके बाद नेम और स्टेट बताना है, मतलब नेम और स्टेट करना है, सॉरी, 2 अदर मार्केटिंग फिलॉसफीज को। तो कोई से भी लिख सकते हो, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था जहाँ पर फोकस प्रोडक्शन और अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों पर था। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर हम प्रोडक्ट क्वालिटी पे वर्क करते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़ ही लिया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअल में इनको फॉलो करना चाहिए था क्योंकि नीड और वांट के अकॉर्डिंग सामान बनाना था। और सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि सोशल वेलफेयर को भी ध्यान दो
और सोसाइटी की नीड और वांट के ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो कोई भी दो आप यहाँ पर लिखकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मुझे एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन दे देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शंस बताने हैं बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो भाई ये तो बहुत ही आसान है हमारे लिए, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। सबसे पहले तो हम मीनिंग अगर लिखें इसका, डेफिनेटली अगर डिफरेंस है तो मीनिंग के बिना तो अधूरा ही है ना। तो मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर हम शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए फंड को रेज करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड के लिए पर्पस को रेज करते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमें शॉर्ट टर्म के लिए भी, यानी कि जहां पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है, यहां पर हमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, ठीक है। बट वहीं पे कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट आपकी ऐसी मार्केट है जो आपको लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड कराती है आपकी लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, ठीक है, जिनका मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कि पैसा किस फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मनी मार्केट में डेफिनेटली आपको जो पैसा मिलता है वो ट्रेजरी बिल्स की फॉर्म में मिलता है, कॉल मनी होता है एक, ठीक है बेटा, कमर्शियल पेपर होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। तो इस फॉर्म में आपको यहाँ पर पैसा मिल जाता है। बट कैपिटल मार्केट में आपको जो पैसा मिलता है वो शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स की फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। दो डिफरेंस हो गए। उसके बाद आप ड्यूरेशन लिख सकते हैं यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट टर्म है, यानी कि लेस देन 1 ईयर। यहाँ पर वही ड्यूरेशन आपका लॉन्ग टर्म है। लिक्विडिटी भी लिख सकते हो, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा बता देती हूँ। लिक्विडिटी की बात करें तो ये मोर लिक्विड है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके कह सकते हो जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पर लिक्विडिटी आपको कम देखने को मिलती है, तो ये लेस लिक्विड होते हैं। उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि रिस्क की बात हो तो मनी मार्केट आपका लेस रिस्की है क्योंकि कम समय के लिए है, वो मोर रिस्की होता है। रिटर्न जनरली कैपिटल मार्केट में ज्यादा होता है, मनी मार्केट में आपका कम होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंसेस लिख सकते हैं। और भी कोई डिफरेंसेस अगर आपके माइंड में आ रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमसे एक डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गिव एनी 3 प्रोटेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई से भी 3 प्रोटेक्टिव फंक्शंस आपको यहाँ पर बताने हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब हमारी जो सेबी है ना बेटा, वो यहाँ पर 2 और अलग फंक्शन भी परफॉर्म करती है। कौन से? रेगुलेटरी और डेवलपमेंट फंक्शन। तो मैं प्रोटेक्टिव बता देती हूँ, तुम थोड़ा सा रिवाइज करके मुझे डेवलपमेंट और रेगुलेटरी बता देना। तो हर क्वेश्चन में मैं तुमसे जितने भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, साथ साथ उन क्वेश्चंस को तुम लिखते जाना, या फिर पूरा सैंपल पेपर मेरे साथ करने के बाद मैंने जितने भी तुमसे क्वेश्चन पूछे हैं उनको एक बार रिकॉल करो और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखना एग्जाम टाइम में ये जो मैंने तुमसे कहा है ना करने के लिए, इसका फायदा कहीं ना कहीं तुम्हें जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैंने ऊपर कुछ क्वेश्चन में भी आपसे बोला था, अब यहाँ पर भी बोल रही हूँ कि आपको डेवलपमेंट और रेगुलेटरी फंक्शंस लिखने हैं। कोई बात नहीं, 3 ही लिख देना, ज्यादा नहीं पूछ रही हूँ। ऐसे यहाँ पर ना मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस था, तो मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 प्रोटेक्टिव फंक्शंस हम लिख लें जरा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बेटा प्रोटेक्टिव फंक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं सेबी हमें प्रोटेक्ट करना चाहती है, किससे? कुछ ट्रेडिंग माल प्रैक्टिसेस से। तो यहाँ पर प्रोहिबिशन होता है, किस चीज का प्रोहिबिशन होता है? ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट, कि अगर सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिसेस हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, तो उनके खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई जाती है, तो उनके ऊपर रोक भी लगाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग को। अगर इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगाई जाती हैं, ठीक है। प्रमोट किया जाता है यहाँ पर फेयर प्रैक्टिसेस को, प्रमोट किया जाता है फेयर प्रैक्टिसेस और एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट को, जो सबको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, और अदर 2 फंक्शंस जो हैं उसके 3 पॉइंट आप लोग मुझे बता देना।
चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। अगेन एक आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी है। क्या आइडेंटिफाई करना है, लेट्स फाइंड आउट। Identify the level at which the necessary workforce was appointed for implementing and controlling the plans and strategies made by the मुरलीधर पारेख। उन्होंने कहा आपको पहली बात तो लेवल आइडेंटिफाई करना है। तो लेवल किस चीज का आइडेंटिफाई करना होगा बेटा? लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो तीन ही लेवल होते हैं हमारे पास, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और हमारा ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल। अब आपको बताना है कि कौन से लेवल पर यह देखा जाता है कि नेसेसरी वर्कफोर्स अपॉइंटेड हो। हालांकि इस लाइन से ही मुझे तो समझ में आ गया कि लेवल कौन सा है, मुझे क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बहुत डिटेल स्टडी करी है और ये लाइन ने पूरी क्लैरिटी दे दी है कि कौन से लेवल के बारे में बात हो रही है, कि एक ऐसा लेवल जहां पर ये देखा जाता है कि हर जगह पर जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग अपॉइंटेड हो ताकि हम इंप्लीमेंट कर सके, कंट्रोल कर सके प्लान्स और स्ट्रेटेजीज को जो कहीं ना कहीं किसी मुरलीधर पारेख ने बनाए हैं। तो मुरलीधर पारेख कोई भी हो, यहां से मुझे तो पता है लेवल कौन सा है। अगर तुम्हें भी पता चल गया है तो टाइम स्टैम्प के साथ मुझे बता देना बिना क्वेश्चन पढ़े कि कौन सा लेवल है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन तो हमें डेफिनेटली पढ़ना ही है। तो व्हाट विल दे नीड टू डू कैरी आउट दिस मेन टास्क, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स। तो कहीं ना कहीं आपको उनके फिर 2 और फंक्शंस भी बताने हैं, ठीक है बेटा। चलो, so Muralidhar Parekh started the textile printing business in Gujarat in the year 2022 by using the practices like eco-friendly dyeing and printing processes in order to ensure the environmental sustainability। तो मुरलीधर ने ही बिजनेस स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली ऐसा बंदा है जो टॉप लेवल का है, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक काम स्टार्ट किया है टेक्सटाइल प्रिंटिंग का, गुजरात के अंदर 2022 में स्टार्ट किया था। इको फ्रेंडली मेथड्स यूज करते हैं यहाँ पर ताकि इन्वायरमेंट की जो सस्टेनेबिलिटी है उसे मेंटेन किया जा सके। सून द बिजनेस स्टार्टेड फ्लरिशिंग, धीरे धीरे इनका बिजनेस अच्छा होने लगा। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 मुरलीधर फॉर्मुलेटेड द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑफ इंक्रीजिंग द सेल बाय 10%। तो मुरलीधर ने गोल सेट किया कि हमें यहाँ पर अपनी सेल को 10% से इंक्रीज करना है। अब गोल कौन बनाता है? गोल डेफिनेटली टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाते हैं। एंड फ्रेम द स्ट्रैटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट, और साथ में स्ट्रैटेजीज ही बना डाली। Since his job was complex and stressful, he appointed the subordinate to carry out the main task। अब क्योंकि उसका खुद का काम ना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है तो उसने कुछ सबॉर्डिनेट्स को यहाँ पर अपॉइंट किया कुछ मेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और वो कौन से थे? ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज मेड बाय हिम, कि जो भी काम मैं बता रहा हूँ वो काम आपको परफॉर्म करना है। तो बेटा यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसके, वो कौन से लेवल पर होंगे जो उसके लिए ये काम करके देंगे? वो होंगे बेटा मिडिल लेवल पे। तो यहाँ पर वो कौन सा लेवल होता है जो ये ध्यान रखता है कि नेसेसरी एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पर अपॉइंटेड हो, नेसेसरी वर्कफोर्स अपॉइंटेड हो, वो लेवल होता है आपका मिडिल लेवल, ठीक है। तो लेवल तो हमें पता चल गया। अब उसके अलावा आपको इसके 2 फंक्शंस और बताने हैं। तो बेटा मिडिल लेवल पे और 2 फंक्शंस क्या होते हैं? एक फंक्शन होता है उनका मोटिवेट करने का, कि भाई हमें मोटिवेट करना है अपने पर्सनल को टाइम टू टाइम ताकि वो जो है ना काम को स्मूथली करते रहे, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत उन्हें यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो कहीं हद तक ये वाली बात तो यहाँ पर हो ही गई है, तो मैं ये भी डिस्कस नहीं करती हूँ। अनदर एक पॉइंट हमारे पास है कि नेसेसरी वर्कफोर्स जो है वो हमारे होने चाहिए हमारे पास, तो वो बात भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्कस हो गई है। मोटिवेशन वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसके अलावा एक और पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट करने का। अब कोऑर्डिनेशन ये लोग किसके बीच में बनाते हैं? एक मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करता है टॉप लेवल के साथ, एट द सेम टाइम मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट करता है अपने लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो ये एक लिंक की तरह काम करता है, बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करता है, और दोनों लेवल्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन सेटअप करता है कि दोनों की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने का काम भी मिडिल लेवल का होता है, ठीक है। तो एक ये फंक्शन भी है जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो कुछ डिस्कस किए हुए थे वो मैंने दोबारा नहीं लिखे, उसके अलावा जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए है, ठीक है बच्चों। चल आगे बढ़े, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब बारी आती है 4 मार्क्स के क्वेश्चन की। 4 मार्क्स के टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब उसमें हम देख लेते हैं कि कितने डायरेक्ट, कितने हमारे केस स्टडी और कितनी चॉइसेस। तो क्वेश्चन नंबर 25 अगर आप देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन है,
अगेन विद अ चॉइस। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है विद अ चॉइस। और क्वेश्चन नंबर 27 एक केस स्टडी क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 डायरेक्ट है बट कोई चॉइस नहीं है यहाँ पर, यानी कि 2 चॉइस आ चुकी है 4 मार्क्स के अंदर और 3 डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, मतलब केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन आपका एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ पर 3 इनडायरेक्ट क्वेश्चन है बेसिकली और 3 डायरेक्ट है, जिसमें 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिल सकती है। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं काम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 में तुम्हें होमवर्क नहीं मिला है ना, तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका होमवर्क है, जैसे हमने यहाँ मिडिल लेवल डिस्कस किया, आप टॉप लेवल और लोअर लेवल डिस्कस करते हुए उसके 2-2 3-3 फंक्शंस बता देना। ठीक है, 2 या 3 फंक्शंस मुझे बता देना। इससे क्या होता है ना बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाता है। अब जरूरी थोड़ी आपके एग्जाम में मिडिल लेवल ही आएगा, उन्होंने यहाँ मिडिल लेवल दे दिया तो उन्होंने आपको एक हिंट दे दी है कि शायद हम लेवल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऊपर उन्होंने प्रोटेक्टिव फंक्शन पूछे, उन्होंने हिंट दे दिया है कि शायद हम फंक्शंस ऑफ सेवी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब कि हम उस टॉपिक को पूरा कवर करें। अगर उसके कुछ और भी पार्ट है तो हम उसको यहाँ पर कवर अप करते हुए चलें। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आपसे मार्केटिंग के फंक्शंस पूछे गए। अब भैया मार्केटिंग के फंक्शंस तो टोटल 12 है और ये उनके लिए ना बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि 12 क्वेश्चन में उनके 12 पॉइंट्स में उनके पास एक चॉइस आ जाती है कि वो बहुत सारा कुछ पूछ सकते हैं। वो इस क्वेश्चन को 6 नंबर में भी दे सकते हैं, वो इस क्वेश्चन को 4 मार्क्स में भी दे सकते हैं, 3 मार्क्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स है, कोई सा ही पूछ लेंगे, चॉइस में भी उसी से पूछ लेंगे। तो मुझे तो लगता है कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का क्वेश्चन तो पेपर लीक क्वेश्चन है, करके जरूर जाना। ठीक है, चलो देखो जरा, तो क्या पूछा है, कौन कौन से पूछ ली हमसे, कस्टमर सपोर्ट सर्विस पूछ ली है और पैकेजिंग और लेबलिंग पूछा है। तो बेटा कस्टमर सपोर्ट सर्विस के अंदर क्या हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग के अंदर एक मार्केटर का ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जब आपने सामान बेच दिया तो क्या आप अपने कस्टमर के साथ सारे रिश्तों को तोड़ देते हैं? नहीं। सामान बेचने के बाद भी अगर आपको अपने कस्टमर के साथ एक कनेक्शन बनाकर रखना है तो आपको उन्हें कस्टमर सपोर्ट सर्विस देनी होगी। अब वो किस फॉर्म में दे सकते हो, वो आप फ्री होम डिलीवरी की फॉर्म में भी दे सकते हो, उनकी कंप्लेंट्स को सॉल्व भी कर सकते हो, यानी कि जब भी वो आपसे कोई शिकायत करने आ रहे हैं तो उनकी शिकायतों को सुनो। उसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस दो, जैसे कि रिपेयरिंग करा दो उनके सामान की, फ्री सर्विसिंग दे दो, जैसे कि एसी खरीद के लेकर आए थे तो आपने फ्री सर्विस दे दी। तो इस तरीके से उनके साथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि आपका कस्टमर आपसे जुड़ा रहे। ठीक है, दूसरा पूछा है पैकेजिंग और लेबलिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है डिजाइनिंग द रैपर और कंटेनर ऑफ योर प्रोडक्ट, और लेबलिंग का मतलब क्या है, पुटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो पैकेजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस में, क्योंकि बहुत सारी केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो पैकेज है ना वही अट्रैक्ट कर रहा होता है कस्टमर्स को उस सामान को खरीदने के लिए। पैकेज कहीं ना कहीं आपके सामान को प्रोटेक्ट भी करता है बाय द नेचुरल एजेंसीज, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पैकेजिंग हमारी परफॉर्म करती है, प्रमोशन हो रहा है पैकेजिंग की हेल्प से। अब लेबलिंग क्या है, लेबलिंग तो लॉ ने कह दिया है कि आपको देना ही पड़ेगा, जैसे कि हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा था कि वी हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि जिस भी सामान को हम खरीद रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास ये अधिकार है कि उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो हमें मिलनी चाहिए। तो इसलिए पैकेजिंग के ऊपर लेबलिंग आया, जहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम करने जा रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने जा रहे हो, उसके बारे में सारी जानकारी जो है वो लेबलिंग के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब उसके बाद बारी आती है बेटा 2 फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग बताना है आपको, 2 फीचर्स बताने हैं किस किस चीज के, पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग। अब आपको पता है 2 टॉपिक कैसे हैं, ये 2 टॉपिक बेचारे ऐसे हैं जिनकी तरफ बच्चे देखते तक नहीं है। बच्चों को लगता है अरे यार ये कौन ही पूछने वाला है, और देखो उन्होंने 4 मार्क्स में दोनों आपसे पूछ लिए और उनके 2 फीचर्स पूछे हैं। उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा, उन्होंने आपसे फीचर पूछे हैं। तो बेटा पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग का मतलब ये है कि जहां पर आप पर्सनली इन्वॉल्व हो रहे हो किसी भी व्यक्ति को सामान बेचने के लिए, है ना, यानी कि एक पर्सनल टच है, कहीं ना कहीं उस सामान को बेचने के लिए पर्सनली आप इन्वॉल्व हुए हो। तो कहीं ना कहीं जो आपका पर्सनल सेलिंग है वो क्या लेकर आता है,
वो पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन लेकर आता है कि यहाँ पर आप बातचीत कर रहे हो और आपकी बातचीत ही, आपका वो पर्सनल इंटरेक्शन ही सेल को इंक्रीज करने में या सेल को होने में मदद कर रहा है। और आपकी इसी बातचीत की वजह से एक रिलेशनशिप बनता है आपका आपके बायर के साथ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स भी है जो फ्यूचर सेल्स को बढ़ावा देते हैं। तो पर्सनल सेलिंग में जो सेल्समैन होते हैं, जो सेल्स फोर्स है हमारी, उसका मेन रोल रहता है। बट वहीं अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग की, तो एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या है कि टीवी पे आ रही है, मैगजीन में है, न्यूज़पेपर पे है, इंटरनेट पे चल रही है, जहां पर कोई पर्सनल टच नहीं है। तो वहीं पे जहां पर्सनल सेलिंग पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, ये एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी बातचीत जो है वो पर्सनली नहीं हो रही है, कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो एडवर्टाइजिंग है ना, उसके लिए ये बोला गया है कि इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि एक अच्छा खासा पैसा जो है वो आप एडवर्टाइजिंग के लिए पे करते हो। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, उसके लिए जो स्पॉन्सर होता है ना बेटा, वो भी आपका क्या होता है, आइडेंटिफाइड होता है। तो तीसरा पॉइंट आपका निकल कर आया आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के नाम से। ठीक है जी, तो मैंने तो सारे पॉइंट्स ही बता दिए यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ भी तो क्वेश्चन पूछो, बिल्कुल पूछूंगी, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी। तो वहां पर जो ऊपर 12 फंक्शंस हैं आपके मार्केटिंग के, तो 2 उन्होंने यहाँ डिस्कस कर लिए, बाकी के 10 पढ़ लेना। या चलो मुझे फिलहाल 10 के नाम ही बता देना, बाकी जो तुम्हारा रिवीजन है वो तुम अपने आप कर लेना। बी पार्ट के लिए तुम मुझे सेल्स प्रमोशन के बारे में बताओगे और पब्लिक रिलेशन के बारे में बताओगे, 2-2 लाइनों में। पब्लिक रिलेशन और सेल्स प्रमोशन 2-2 लाइनों में मुझे डिस्क्राइब कर दोगे, मतलब जस्ट उनकी एक डेफिनेशन टाइप। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज परवेसिव और फ्यूचरिस्टिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है ये प्लानिंग की परवेसिव और ये फ्यूचरिस्टिक फंक्शन, क्या होते हैं ये, क्या है, इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन है, फीचर्स है, क्या है, फीचर्स है, क्या है, फीचर्स है ना। तो होमवर्क दे दूं पहले, बाकी के पॉइंट लिख देना जरा, फीचर्स के कौन कौन से होते हैं। और हाँ, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस भी याद कर लेना, क्योंकि सीबीएसई फीचर्स देके लिमिटेशन भी पूछ सकती है, बहुत तेज है। तो लिमिटेशन का क्वेश्चन हर साल आता है, तो ज़रूरी नहीं है इस बार सैम्पल पेपर में फीचर देख के उन्होंने तुम्हें भटकाने की कोशिश करी है और तुम फीचर पढ़ के ही चले जाओ सिर्फ, ना बाबा, लिमिटेशन भी पढ़ के जाना। ठीक है, तो फीचर्स के अंदर उन्होंने पहले पूछा है कि क्यों प्लानिंग परवेसिव क्यों है, बिकॉज प्लानिंग हर लेवल पर होती है ना, प्लानिंग तो हर जगह होती है, हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी एक्टिविटी के लिए आप प्लान करते हो। प्लानिंग टॉप लेवल पे भी है, जहां पर वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। प्लानिंग मिडिल लेवल पे भी है, जहां पर वो डिपार्टमेंटल प्लान बनाते हैं। और तो और प्लानिंग लोअर लेवल पर भी है, जहां पर डे टू डे प्लान्स बनाए जाते हैं। तो प्लानिंग तो ऐसा फंक्शन है जो हर जगह अप्लाई किया जाता है, तो इसलिए प्लानिंग परवेसिव है। फ्यूचरिस्टिक फंक्शन क्यों है, क्योंकि प्लानिंग के डेफिनेशन में ही हमने ये पढ़ा है, प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या बताता है, दैट वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशन के बीच का जो एक रास्ता है, उस रास्ते को तय करने में हमारी मदद करता है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ये सब हमें प्लानिंग ही तो बताता है। तो प्लानिंग हमारी मदद करता है फ्यूचर के बारे में सोचने में, उस फ्यूचर में झांकने में, उसको एनालाइज करने में, प्रिडिक्ट करने में। सो दैट इज व्हाई प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है बच्चों, तो 2 फीचर समझा चुकी हूँ, बाकी के जितने फीचर्स हैं उनकी हेडिंग लिख देना एक बार। ठीक है, और एक्रोनिम के साथ लिखोगे तो तुम्हारी मैम और भी खुश हो जाएगी। चलो अब देखो जरा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एज अ टाइप ऑफ प्लान। लो जी, टाइप ऑफ प्लान पूछ लिया उन्होंने, तो बाकी के प्लान्स की हेडिंग, मतलब प्लान्स का नाम, और एक लाइन लिख देना बस, जो क्रक्स लाइन होती है ना, कि इससे पहचानते हैं हम कि ये कौन से वाला प्लान है, ये कौन से वाला है, तो बस वो क्रक्स पॉइंट लिख देना। ठीक है, चलो, तो इस सैंपल पेपर के साथ ना खूब मेहनत करनी है हमें। मेहनत ऐसी करो कि बस फोड़ डालो एग्जाम में जाके कि हाँ, हमने बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करी है। ऐसा होना चाहिए कि मैम इधर क्वेश्चन पूछे और आप उधर आंसर दे रहे हो, आपकी तैयारी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो बेटा 2 बताने हैं प्लान, स्ट्रैटेजी और प्रोसीजर। अब स्ट्रैटेजी क्या होता है याद करो, स्ट्रैटेजी आपके वो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग है जो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन के लिए आपको मदद करती है, मतलब कि लंबे समय के लिए आपको जो डायरेक्शन दे रही है ना, वो स्ट्रैटेजी है।
और स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लान माना गया है और इसीलिए इसके अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं। स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना होता है। जैसे कि आपको एक नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करने जा रहे हो तो आपको डिसाइड करना होगा कि उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करोगे, क्या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करोगे। तो ये जो क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढ रहे हो इसके लिए आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो और इसके लिए आप 3 डायमेंशंस लेकर चलते हो, जहां पर आप अपना एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। आप यहाँ पर ये जो भी रिसोर्सेज चाहिए आपको उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, आप उनको कहीं ना कहीं एलोकेट करने की कोशिश करते हो और उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को भी आप लेकर आते हो। तो इन सभी चीजों के साथ स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? किसी भी काम को करने के कुछ सिक्वेंशियल स्टेप, कुछ क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स जो आप परफॉर्म करते हो टू कैरी आउट अ गिवन टास्क। ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने यहाँ पर किसी एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो उसका भी आपके पास एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या है? वो कुछ रूटीन स्टेप्स जो आप फॉलो करते हो ताकि आपको वो टास्क कंप्लीट हो जाए। क्लियर? तो रिमेनिंग जितने भी प्लान्स हैं एक एक लाइन में या एक एक वर्ड में अगर आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो तो करके दिखाना। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 27 केस स्टडी है डेफिनेटली। क्या पूछा गया है? लेट्स सी। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वेरी गुड, आपसे फीचर पूछा गया बिजनेस एनवायरनमेंट का। एंड एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट अपार्ट फ्रॉम द वन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। उन्होंने बोला है कि पहले तो ऊपर जो है उसको आइडेंटिफाई करके एक्सप्लेन कर देना और कोई 2 और फीचर हमें बताना बिजनेस एनवायरनमेंट के जो आपने ऊपर आइडेंटिफाई किए उसके अलावा। ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा बिल्कुल वैसा ही बता देंगे। लेट्स सी क्या है। The marketing research manager of Trendy Textiles has been assigned the task of analyzing the influence of Generation Z on fashion trend. लो जी, Gen Z को यहाँ पर उनके फैशन ट्रेंड निकाल के लेकर आने हैं। तो एक मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर है ट्रेंडी टेक्सटाइल का, उसको ये काम सौंपा गया है कि आपको देखना है कि जो हमारी ये जनरेशन Z है उसका फैशन ट्रेंड पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है। ऑन स्टडिंग द फोर्सेस दैट अफेक्ट द बिजनेस। अब उन्होंने जब स्टडी किया तो कुछ फोर्सेस उन्हें पता चले, यानी कि कुछ एलिमेंट्स है हमारे जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। ही ऑब्जर्व दैट इंक्रीज्ड अवेयरनेस। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है हमारी जनरेशन Z के बीच में विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअलिटी ओवर द ट्रेंड्स, rejection of the traditional norms in the clothing, greater use of the social media have increased the demand for the sustainable and innovative styles in the clothing. Do it yourself यानी कि DIY products, promotion of the products on the various social media platform by the companies. यहाँ उन्होंने ये बोला कि हमने कुछ फोर्सेस आइडेंटिफाई किए जिससे हमें ये पता चला कि आजकल ना लोगों के बीच में, हमारी जो ये जनरेशन Z है इनके बीच में भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। कहीं ना कहीं उन्होंने वो जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है उनको रिजेक्ट कर दिया है और इस वजह से जो सस्टेनेबल डिमांड है हमारी, यानी कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए काम करना चाहिए, इनोवेटिव स्टाइल होने चाहिए, जैसे कि आजकल हम DIY प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि एक अवेयरनेस आई सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के एक हिस्से के अंदर कह सकती हूँ कि हमारी जो जनरेशन Z है उनके अंदर एक अवेयरनेस आई। उस अवेयरनेस ने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को इंक्रीज कर दिया। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस का आना एक अलग इन्वायरमेंट के डायमेंशन का पार्ट है और डिमांड का इंक्रीज हो जाना, प्रोडक्ट के डिमांड का इंक्रीज हो जाना कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के किसी और डायमेंशन या एलिमेंट के बारे में बात करता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि सोसाइटी का अवेयरनेस कौन से डायमेंशन का पार्ट है और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ना कौन से हमारे डायमेंशन का पार्ट है? इसका आंसर तो डेफिनेटली मैं ही बताऊंगी, बट ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। तो बेटा 2 अलग अलग डायमेंशंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि एक के अंदर जो चेंज आया है उसका इम्पैक्ट दूसरे के ऊपर भी पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी फोर्सेस है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसा हमने
कौन से वाले फीचर में पढ़ा था बेटा? ऐसा हमने पढ़ा था इंटर रिलेटेडनेस। तो यहां बात हो रही है इंटर रिलेटेडनेस की, ठीक है। तो ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, डिस्क्राइब आप कर ही देंगे इसको। दो कौन से और फीचर्स हो सकते हैं बेटा? कोई भी बता सकते हो आप, डायनामिक बता दो क्योंकि एक्सप्लेन भी करना है ना आपको साथ साथ, तो जो अच्छे से याद हो वो लिख देना। रिलेटिविटी है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, टोटालिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्स है हमारे पास। तो कोई से भी दो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक। चलो जी, तो होमवर्क साथ साथ हो जाना चाहिए, चाहे तो कॉपी पे लिखते रहो कि बाद में एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 डायरेक्ट है बट किसी भी तरीके की कोई चॉइस नहीं है। क्या पूछा गया? लेट्स सी। अ गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस वेज। ओके, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बहुत तरीकों से मदद करता है। स्टेट एनी 4 पॉइंट्स टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। कोई 4 पॉइंट बताइए जिसमें आप इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हो। एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम, बहुत नालायक है सीरियसली, सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग बता दो, ऐसे भी तो कह सकती थी ना, पर नहीं, घुमा फिरा के बातें बतानी है ना। तो बच्चों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का, कोई 4 पॉइंट लिखने आपको। तो कुछ पॉइंट मैं लिखूंगी, कुछ पॉइंट्स आप लिखेंगे, ठीक है। चलो मैं लिखती हूं पहला, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ठीक है, कि कंट्रोलिंग की वजह से क्या होता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। अचीवमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल का, क्योंकि यहाँ आपकी गलतियों को बाहर निकाला जाता है और फिर उन गलतियों को सुधारने के लिए भी काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं वो अचीव होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो उनकी एक्यूरेसी को चेक करना भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। तो जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स, वो भी आप यहीं पढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा एम्प्लॉय है उसके मोटिवेशन को हम यहाँ इम्प्रूव करने का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि वो कौन से स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो 4 पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, अब 2 पॉइंट लिखने की जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है। और एक और क्वेश्चन दे दो छोटा सा, प्लीज छोटा सा, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग भी लिख देना, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग भी लिख देना, कितना अच्छा लगेगा ना मैम को, तो लिख देना। और थोड़ा सा और काम उसके अंदर दे दूं, जो उसमें 4th पॉइंट है, एनालाइजिंग द डेविएशन। 2 टेक्निक दे रखी है उसके अंदर, सीपीसी और एमबीई। अगर प्यारे प्यारे बच्चे होंगे तो उनके जो क्रक्स पॉइंट है ना, जिससे हम पहचानते हैं कि कौन से वाले डेविएशन के बारे में बात हो रही है, तो बस वो क्रक्स पॉइंट लिख देना, प्रोसेस के पॉइंट और एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर जो 2 आपको डेविएशंस के टाइप दे रखे हैं, बस उनका जो क्रक्स पॉइंट है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से वाले के बारे में बात हो रही है, सिर्फ वो लिख देना, प्लीज लिख देना, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, तुम्हारा ही भला होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 29, हाँ फिर से एक केस स्टडी भाई, चलो 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 पढ़ लें, केस स्टडी है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलो भाई टेक्निक बतानी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, आगे हमारे टेलर साहब। द फैक्ट्री मैनेजर ऑफ मानिक स्टील प्लांट मुसद्दी लाल was in dilemma over the workers shrinking the work. It was becoming difficult for him to identify the workers who sometimes faked illness to skip the work or on various other times intentionally wasted time which led to the underutilization of resources. बड़ी मुसीबत में है, बहुत बड़े डिलेमा में है कि पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन से ऐसे वर्कर्स हैं जो जानबूझ के ये बोलते हैं कि अरे सर जी हमारे तो बहुत सर दुख रहा है, बहुत सर दुख रहा है, आज काम नहीं होगा, फेक्ड इलनेस दिखाते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना मतलब का समय बर्बाद करते हैं, काम नहीं करते, सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। तो यहाँ उनके रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था और वो पहचान नहीं पा रहे थे। द जॉब ऑफ द वर्कर्स वर कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट। He discussed the problem with one of the retired friend कांतिलाल। अब क्या होता है ना, एक्सपीरियंस लोगों से अगर बात करोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। तो काम बहुत कठिन था और इसके लिए उन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड का इस्तेमाल किया जो कि रिटायर्ड हो चुके थे, कांतिलाल, who suggested him to appoint 8 supervisors who would specialist in their own fields and would be assigned work according to his inner qualities। मेरे प्यारे प्यारे बालकों,
तुमने जरूर आइडेंटिफाई कर ली होगी कि कौन सी ऐसी टेक्निक है या कौन सी टेक्निक के बारे में कांतिलाल जी बात कर रहे हैं कि भाई आर्ट स्पेशलिस्ट रख लो अपने यहाँ पे, हर कोई अपने अपनी फील्ड में माहिर हो और उन्हें वो काम सौंपो उनकी कैपेबिलिटी, उनकी क्वालिटी के हिसाब से। 8 के 8 स्पेशलिस्ट होने चाहिए अपने फील्ड के अंदर। तो कहाँ पढ़ा था तुमने कि जहाँ पर 8 स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं? बोलो कहाँ पढ़ा था, कौन सी टेक्निक में पढ़ा था बेटा? ये तुमने पढ़ा था फंक्शनल फॉरमैनशिप में। फंक्शनल फॉरमैनशिप में जहां पर 8 स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं, 4 प्रोडक्शन इंचार्ज और 4 प्लानिंग इंचार्ज। नाम और काम तो तुम ही बताओगे, ठीक है? तो ये 8 स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं अंडर द फंक्शनल फॉरमैनशिप, जहां पर काम को बांटा जाता है उनके फंक्शंस के बेसिस पर, और 4 प्लानिंग इंचार्ज बनाए जाते हैं जो प्लानिंग का काम करते हैं, फिर 4 प्रोडक्शन इंचार्ज बनाए जाते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क करते हैं, और उन सभी के अंडर जो हमारे वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताएंगे कि वो 4 यानी कि 8 इंचार्जेस के नाम क्या है और वो क्या करते हैं, ठीक? चलो बेटा, आखिरी 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या बताना है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टेप। भाई रिमेनिंग स्टेप बताना है। रिमेनिंग मतलब जो डिस्कस हो गया है वो नहीं बताना। यहां भी बच्चा गलती करता है। वो क्या करता है? जो डिस्कस हो चुके होते हैं ना उसके नाम बता देगा। जो डिस्कस हो चुके हैं वो नहीं बताने, उसके अलावा बताने हैं। दैट मिस्टर बनर्जी मस्ट अंडरटेक इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट अमंग अवेलेबल फ्रॉम द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट। पहली बात तो स्टेप है, तो कोई ना कोई प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रोसेस है। अब प्रोसेस कौन सी थी जिसमें बेस्ट चूज करना है आउट ऑफ अवेलेबल? बेस्ट चूज करना है आउट ऑफ अवेलेबल, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है? चलो, हाँ जी। So PP Motors is a reputed automobile company known for the manufacturing high performance four wheelers. The company plans to hire the 8 new engineers. ठीक है, तो PP Motor कोई reputed automobile company है और मैन्युफैक्चर करती है 4 व्हीलर्स हाई परफॉर्मेंस वाले। कंपनी को 8 नए इंजीनियर्स रखने हैं। तो अखिलेश बैनर्जी हैं जो HR मैनेजर है वहां के, हैज एलिमिनेटेड द अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड। अब यहां से मुझे ना एक पॉइंट मिल गया है कि उन्होंने एलिमिनेट करने शुरू किए कुछ अनफिट जॉब सीकर्स। किसके बेसिस पर? कुछ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो एप्लीकेशन फॉर्म में उन्होंने लिखी थी। बताओ भाई, एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको पहला पॉइंट मिल गया बच्चों, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो ये तो डिस्कस हो गया, ये आपको पहचान के नीचे लिखना नहीं है, आपको बस ये इसलिए पहचानना है कि कौन से स्टेप रह गया हमें, तो वो लिखने हैं। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की तो बात हो गई है। एंड कंडक्टेड वेरियस टेस्ट। लो जी, सिलेक्शन टेस्ट भी हो गया है, यहां तो सिलेक्शन टेस्ट भी हो गया। एंड इंटरव्यू, लो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू ये भी हो गया। वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द एप्लीकेंट्स। एप्लीकेशन पे जो उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी वो वेरीफाई भी होगी, मतलब रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी हो चुका है। लो, ये काम भी उन्होंने कर दिया है। अब बताओ कौन से पॉइंट्स रह गए? रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक के बाद क्या होता है बेटा? रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक के बाद अब तो कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की बारी आई है। तो यहाँ पर जो आपको पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं वो, मतलब जो एक्सप्लेन करने हैं रिमेनिंग, वो हो गया आपका सिलेक्शन डिसीजन। ठीक है बेटा, सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन लेने के बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। भाई जिसको हम सिलेक्ट करेंगे उसका मेडिकल कराएंगे कि वो मेडिकली फिट है या नहीं। मेडिकली फिट डिक्लेयर हो जाएगा तो जॉब ऑफर कर देंगे, और जॉब ऑफर करते ही जिस दिन आएगा भाई आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको रिमेनिंग लिखने भी हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए एंड आई होप कि बड़ा मजा आ रहा होगा आपको इसको सॉल्व करने में, क्योंकि लग रहा होगा कि हाँ यार हमें क्वेश्चंस आते हैं। होमवर्क नहीं लोगे क्या? लेना तो पड़ेगा ना, आखिरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो होमवर्क है इसके साथ आपका कि आपको यहाँ पर मुझे स्टाफिंग प्रोसेस के पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, तो मैं देखूंगी यार कमेंट बॉक्स भरा हुआ है या नहीं है। इतना होमवर्क दे चुकी हूँ, पहले आराम से वीडियो देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस पेपर पे लिखते चले जाओ कि मैडम ने ये होमवर्क दिया है।
आराम से तसल्ली से फिर उसके बाद सारे होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे देना, ठीक है? तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ तुमने सच में सैंपल पेपर किया है, कि मेरी मेहनत के साथ तुम भी मेहनत करो या नहीं, मुझे तभी पता चलेगा। और फिर उसी हिसाब से तो काम किया जाएगा ना। मेरे साथ आपको भी तो पूरी मेहनत करनी है, तभी तो हम लोगों का जो एक ड्रीम है कि यार 80 आउट ऑफ 80 लेकर आएंगे। 20 आउट ऑफ 20 तो तुम ले ही आओगे प्रैक्टिकल में, 80 आउट ऑफ 80 जरूर लेकर आएंगे, ठीक है? चलो, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब बारी आती है 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आपको 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 31 से लेकर 34 तक। अब यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि 6 मार्क्स में भी कितने केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और चॉइसेस कितनी मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 31 अगर आप देखें तो बेटा एक केस स्टडी का क्वेश्चन है अच्छा खासा। क्वेश्चन नंबर 32 भी एक केस स्टडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 भी केस स्टडी का क्वेश्चन है और अच्छी खासी केस स्टडी देखने को मिल रही है। और क्वेश्चन नंबर 34 आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसी के अंदर सिर्फ एक चॉइस गिवन है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर हम 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करें तो 3 केस स्टडी आने वाली हैं विदाउट एनी चॉइस और एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आने वाला है और उसी में मिलेगी आपको एक चॉइस। तो ये अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर। बट हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में चॉइसेस ज़्यादा आ जाए या केस स्टडी के क्वेश्चंस 3 की जगह पर 2 आ जाए, तो ये डिपेंड करता है। बट फिलहाल जो हमारे सामने पैटर्न सीबीएसई ने दिया है वो हम यहाँ पर पता लगा चुके हैं, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से है, ठीक है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई आपको एक कॉन्सेप्ट बताना है। देन उन्होंने बोला ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर्स हाईलाइटिंग अबव दैट विल अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। और यहाँ पर आपको ये बताना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी ना किसी इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। अब पता है क्या है, थोड़ा सा ना हम लोगों को दिमाग लगाना है। अब कॉन्सेप्ट तो आप कहेंगे कि मैम पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछ लिया गया, ऐसे कॉन्सेप्ट तो उसके अंदर बहुत सारे थे। बट उन्होंने जो बी पार्ट बोला है ना, तो कई हद तक हम बी पार्ट से एक चीज गेस कर सकते हैं कि वो हमें कह रहे हैं कि वो फैक्टर्स बताने हैं जो इस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। और फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट हमने 2 ही कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो ये क्वेश्चन है वो उन्हीं 2 टॉपिक से होगा, ठीक है? तो इतना हम जज कर सकते हैं अगर हमारी वही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो। चलो, सो सत्य प्रकाश हैज बीन सक्सेसफुली रनिंग अ ड्राई फ्रूट होलसेल बिजनेस इन राजस्थान फॉर द पास्ट 5 years. He makes sufficient investment in current assets in order to facilitate the day-to-day operation of the business. अब यहाँ उन्होंने बताया कि उसने सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट किए करंट एसेट्स में ताकि डे टू डे बिजनेस को चलाया जा सके। द कंपनी हैज रिसेंटली सोल्ड द ड्राई फ्रूट्स वर्थ ₹50 lakh टू वन ऑफ इट्स कॉर्पोरेट कस्टमर। और यहाँ पर उन्होंने रिसेंटली अपने कुछ ड्राई फ्रूट्स बेचे हैं 50 लाख रुपए के अपने किसी कॉर्पोरेट कस्टमर को, देशमुख प्योर ग्रेन्स को, ऑन अ स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। और बहुत ही स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी यहाँ पर उन्होंने रखी है। Satya Prakash then immediately placed an additional order for the replenishment of the stock. However, he received the dry fruits from his supplier after a large time lag. तो बताइए बच्चों कौन सा आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सत्य प्रकाश ने यहाँ पर फॉलो किया, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि उसने अपने डे टू डे वर्किंग को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट करी करंट एसेट्स के अंदर, 50 लाख के ड्राई फ्रूट्स बेचे हैं और एक स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी उन्होंने यहाँ पर रखी है। और अपने स्टॉक को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने ऑर्डर तो दिया था बट उस ऑर्डर में बहुत बड़ा टाइम लैग लग गया। तो बताइए करंट एसेट में इन्वेस्ट करना कौन सा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? आपको मैंने 2 ऑप्शन तो दे ही दिए थे, तो आई होप कि आप लोग आंसर समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल का, कि उन्हें अपने वर्किंग कैपिटल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है जो उन्होंने की और उसी को अफेक्ट करने के कुछ फैक्टर्स हमें यहाँ दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ बताया नहीं गया है कि कितने फैक्टर्स बताने हैं, बट आपको यहाँ पर कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। अब स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी किसकी तरफ से देखनी है?
आप यहाँ पर सामान बेच रहे हो तो आपके कस्टमर्स बन रहे हैं। अपने कस्टमर को आप क्रेडिट अलाउड करते हैं या क्रेडिट उनसे अवेल्ड करते हैं? डेफिनेटली जब हम सामान बेचते हैं तो हम क्रेडिट अलाउड करते हैं। तो यहाँ वो एक स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जहां पर कौन सा पॉइंट हाईलाइट हो रहा है बेटा? पॉइंट हाईलाइट हो रहा है हमारा क्रेडिट अलाउड। ठीक है, तो एक फैक्टर तो यहाँ पे आ गया। एक फैक्टर जब यहाँ पे टाइम लैग की बात की गई है, मैंने आपको एक लीड टाइम बताया था। लीड टाइम का मतलब होता है द टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर फॉर द रॉ मटेरियल एंड इट्स रिसिप्ट, कि कब आपने ऑर्डर प्लेस किया और कब आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो उसके बीच का जो टाइम लैग होता है वो लीड टाइम कहलाता है। अब यहाँ पर टाइम लैग बहुत लार्ज है, तो किस फैक्टर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि क्यों देखते हैं हम ये टाइम लैग? ये हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के केस में, कि हमें हमारा रॉ मटेरियल कितने टाइम पे मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो यही तो पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केस। कोई एक एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है किसी एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। कुछ बातें यहीं से हमें पता होनी चाहिए अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, कि 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। उन्होंने कहा है आपके मैनेजमेंट के फंक्शन के किसी एक फंक्शन के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अब आप याद करो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, कौन सा ऐसा फंक्शन था जिसके एलिमेंट भी तुमने स्टडी करे? कौन से फंक्शन के एलिमेंट स्टडी करे? सोचो 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 सोचो, बताऊंगी तुम्हें वही, और फिर दिमाग लगाओ कि कैसे इस चीज का आंसर आप गेस कर सकते हो, और नीचे फिर उसी एलिमेंट के आपको फीचर्स बताने होंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर पंकज कुमार इज वर्किंग एज द HR मैनेजर इन अलंकार फैब्रिक्स लिमिटेड, हेडिंग अ टीम ऑफ 15 पीपल इन हिज डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो HR मैनेजर हैं, इनकी एक टीम है जिसमें 15 लोग हैं उनके डिपार्टमेंट में। He has played a key role in the success of his organization by maintaining a good interpersonal relationship with his subordinates and influencing their behavior. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, और एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। द सबॉर्डिनेट विलिंगली कॉपरेट विद हिम, the subordinate willingly cooperate with him and his working style to increase the output of the organization. Subordinate willingly cooperate भी करते हैं, willingly cooperate भी करते हैं उसके साथ, और उसके स्टाइल को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बताइए कौन सा फंक्शन है? सबसे पहले तो मतलब किस फंक्शन के अंदर आपने एलिमेंट पढ़े होंगे? आई होप कि आप जज कर चुके होंगे अब तक। आई होप कि आप लोग गेस कर चुके होंगे। यस बेटा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है, और उसका एक एलिमेंट यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। कितने एलिमेंट आप लोगों ने पढ़े हैं? 4। कौन कौन से? मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन और कम्युनिकेशन। अब मैंने जब आपको पढ़ाया था ना, मैंने बहुत कीवर्ड्स पे फोकस कराया था और मैंने आपको बताया था कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट है। सो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पर फोकस किया होगा कि इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, विलिंगली कॉपरेट करना, ऐसा कौन से एलिमेंट में हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों, वो एलिमेंट है लीडरशिप। याद आ रहा है कि लीडरशिप में इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर आपके लिए कीवर्ड है। मोटिवेशन में क्या था? स्टिमुलेटिंग द पीपल, है ना, कि वहां पर कहीं ना कहीं कुछ दिखाया जाएगा, उससे आपको मोटिवेट करा जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। बट यहाँ पर देंगे हम कुछ नहीं, बट आपका लीडर ही इस तरीके से आपके साथ रहेगा कि अपने आप ही आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और आप खुद अपनी मर्जी से उसके पीछे पीछे चलने को राजी हो जाएंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर डिस्कस हुई है। अब इसी लीडरशिप के आपको 4 फीचर बताने हैं, तो बताइए कौन से वो 4 फीचर्स हो सकते हैं? जैसे कि लीडरशिप एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, लीडरशिप वो एबिलिटी को शो करता है जहां पर हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लीडरशिप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन करता है, लीडरशिप लोगों के एटीट्यूड में चेंज लाने की कोशिश करता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनका लेकर आता है। तो ये 4 फीचर्स आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है
बच्चे नहीं पढ़ के जाते फीचर्स वगैरह इन सब छोटी छोटी चीजों को। और देखो आप 6 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है सीबीएसई के सैंपल पेपर में, तो सीबीएसई कहीं ना कहीं आपको एक हिंट दे रहा होता है कि हमेशा ये मत सोचो कि लीडरशिप के स्टाइल्स आ रहे हैं तो स्टाइल ही आएंगे। हम लीडरशिप के टॉपिक में से ही आपको क्वेश्चन देंगे बट कुछ और दे देंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कमाल कि वही बच्चा सिर्फ 80 आउट ऑफ 80 लेकर आ पाए जिसने हर एक टॉपिक पढ़ा होगा। क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फोकस करके जाएंगे। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे नहीं, आएंगे, बट अगर आपका टारगेट 80 आउट ऑफ 80 है तो बेटा डेफिनेटली आपको हर एक टॉपिक को पढ़ के जाना होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 10 नंबर तक का पेपर तो डेफिनेटली वो ऐसा देते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है कि यार अच्छा ये वाला टॉपिक भी आ सकता था क्या, अच्छा ये वाला टॉपिक 4 में नहीं 3 में नहीं 6 में आ सकता था क्या। तो इस तरीके का काम वो जरूर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी बड़ी है हमारी ये वाली केस स्टडी। लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच शालिनी एंड मालिनी, दो हैं ये लोग, वर अ पार्ट ऑफ। मतलब आपको फ्रेमवर्क बताना है जिसमें वो लोग मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब बेटा फ्रेमवर्क कौन से टॉपिक से निकला है? फ्रेमवर्क यानी कि एक ढांचा जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पूछना चाह रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो हमारे पास दो ही होते हैं, फंक्शनल और डिविजनल। तो डेफिनेटली उन्हीं के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही होगी और हमें आइडेंटिफाई करना है, और देखो डिफरेंस भी उन्हीं के बीच में ही करना है। चलो ठीक है, ये नहीं भी आता और नहीं पहचान पाओ तो एटलीस्ट डिफरेंस तो लिख ही देना, डिफरेंस तो आता ही होगा आप लोगों को। चलो देखते हैं जरा क्या बात हो रही है यहाँ पर। Malini and Shalini recently completed their web designing course from a reputed university in Mumbai. Malini opened her own website development company, Rapid Software Private Limited. In order to ensure a smooth flow of communication and a better control over the operations of her business, she divided the entire work of the company into 4 departments, that is, web designing, accounting, research and development and customer service. तो देखो यहाँ पर एक के बारे में तो बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने अब तक ये बोला है कि मालिनी और शालिनी ने रिसेंटली अपने वेब डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया मुंबई से और अपना वेबसाइट खोली और अपनी कंपनी खोली है रैपिड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। अब स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और बेटर कंट्रोल के लिए उन्होंने अपने बिजनेस को डिवाइड किया है, अपने बिजनेस के काम को डिवाइड किया है कुछ अलग अलग फंक्शन में। क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं? नहीं, काम के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा है, जैसे कि वेब डिजाइनिंग, अकाउंटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विस। एंड ऑल द डिपार्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द कोऑर्डिनेटिंग हेड, और कोऑर्डिनेटिंग हेड को सबने रिपोर्ट करना है। And the company becomes successful in the market as all the operations were carried out with higher degree of specialization. और सक्सेसफुल हुआ क्योंकि स्पेशलाइजेशन मिल रहा था। तो बेटा यहाँ पर आपने अपने काम को बांटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शंस के बेसिस पर बटने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? बताइए कौन सा होता है? एज द नेम सजेस्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो यहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शालिनी joined a big group named the Babylon.com Incorporation, which offered a variety of services. अब यहाँ पर उसने एक बहुत बड़ी बिग ग्रुप को ज्वाइन किया है और यहाँ अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे कि बेबीलॉन वेब सर्विसेज है, बेबीलॉन प्राइम है, बेबीलॉन रिटेल है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोडक्ट है ना, एक जगह पर बेबीलॉन प्राइम है, फिर उस जगह पर बेबीलॉन रिटेल है, तो कहीं ना कहीं अदर प्रोडक्ट्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। एंड शी वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ बेबीलॉन वेब सर्विस डिवीजन, और उसको सभी जगहों का इंचार्ज नहीं मिला है, उसे सिर्फ एक डिवीजन का इंचार्ज मिला है। एंड शी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हर सर्विस डिवीजन, हर सर्विस डिवीजन, वो सिर्फ अपने डिवीजन के लिए ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। एंड शी वॉज हैप्पी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द डिवीजन वुड फंक्शन एज एन ऑटोनॉमस यूनिट, यानी कि इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह आपका डिवीजन काम कर रहा है जिसका बाकी दो डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है। एंड दिस अनेबल्स हर टू मेक द फास्टर डिसीजंस, और इसकी वजह से वो अपने डिसीजन को और बेहतर तरीके से फास्टर ले सकती है। तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोडक्ट के बेसिस पर होता है, जहां पर हर एक डिवीजन का अपना डिविजनल हेड होता है, ऑटोनॉमस यूनिट की तरह आपका डिवीजन काम करता है? तो बेटा यहाँ डिस्कशन हो रहा है डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ किस चीज के बारे में आपका डिस्कशन हो रहा है? डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ये दो फ्रेमवर्क थे जिसके बारे में डिस्कशन हुआ। एक जगह पर माली ने कुछ बात बताई और एक जगह पर शालिनी ने कुछ बात बताई। ठीक है, अब डिफरेंस करना है बेटा। चलो जी डिफरेंस कर देते हैं फंक्शनल और डिविजनल के बीच में। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है फॉर्मेशन के बेसिस पर। आपका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है बेटा वो कौन से बेसिस पे बनाया जाता है? वो फंक्शंस के बेसिस पे बनाया जाता है। वहीं पे जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर बनाया जाता है, बट सपोर्टेड बाय द फंक्शन। हर एक डिविजनल स्ट्रक्चर में एक फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है, और ये बात हम सभी लोग जानते हैं, है ना। उसके बाद अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो डेफिनेटली ये हमारा इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक फंक्शन को एक ही बार परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पे डेफिनेटली डुप्लीकेशन है तो ये आपका कॉस्टली होता है। ठीक, स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो कहाँ कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पर मिल रहा है? तो यहाँ आपको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलता है और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अनदर डिफरेंस हमारा क्या हो सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर, कि कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नाम लगा देते हैं, बट डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि क्योंकि हर एक डिवीजन का एक डिविजनल हेड होता है, तो यहाँ पर इजी है क्योंकि एक डिवीजन के लिए वही बंदा रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि यहाँ शालिनी के केस में भी बताया गया कि अपने डिवीजन के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, तो 4 डिफरेंसेस पूछे गए थे, मैंने 4 डिफरेंसेस आप लोगों के सामने लिख दिए। डिफरेंसेस तो और भी हैं। अब होमवर्क नहीं मिला ना इस वाले क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी, तो बेटा यही आपका होमवर्क है कि अब बाकी के यहाँ के जो डिफरेंसेस हैं वो आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, तो अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला ही होमवर्क मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल डायरेक्ट। और देखो सीबीएसई खेल गया यहाँ पर, हमेशा क्वेश्चन देता है राइट्स का, खुद राइट बताता है, हमें सिर्फ वो एक्सप्लेन करने होते हैं। यहाँ देखो क्या बोला उन्होंने। पहले तो क्वेश्चन है स्टेट एनी 6 रिलीफ अवेलेबल टू अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, रिलीफ बताने हैं। फिर यहाँ पे बोला है स्टेट द राइट्स अवेलेबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। 6 के 6 राइट पूछ लिए हैं, देखो कितनी नॉलेज टेस्ट की जा रही है हमारी। तो चलो सबसे पहले रिलीफ डिस्कस करते हैं। बेटा रिलीफ पहला क्या हो सकता है? 3 R याद किए थे हमने, रिमूव द डिफेक्ट, रिप्लेस द प्रोडक्ट और रिफंड द प्राइस। ये 3 हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा क्या था कि आप न्यू एडवर्टाइजमेंट इशू करेंगे टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेट। आप हैजार्डस गुड्स के जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसको सीज करेंगे, यानी कि बंद करेंगे। इन फ्यूचर आप कोई भी हैजार्डस गुड्स मार्केट में नहीं कह सकते हैं कि नहीं आप ऑफर करेंगे फॉर द सेल। अगर आपने कोई भी हैजार्डस गुड्स बेच रखे हैं मार्केट में तो उसको आप विड्रॉ कराएंगे। प्यूनेटिव डैमेजेस आपको पे करने के लिए कहा जा सकता है। अगर किसी कस्टमर को कोई इंजरी हो गई है तो उसके लिए आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, तो कंपेंसेशन या डैमेजेस। तो ये कुछ ऐसे रिलीफ्स है जो मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिए हैं, मोर देन 6 डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा भी जो 2-3 बचे हैं वो लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। राइट्स की बात करें तो बेटा हमारे पास हायर CS से हम लोगों ने यहाँ पर 6 राइट्स पढ़े थे, जहां पर हमारे पास है राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज या फिर राइट टू बी एश्योर्ड है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन भी है, राइट टू सीक रेडरेसल भी है हमारे पास, देन हमारे पास राइट टू बी इन्फॉर्म्ड भी है, और हमारे पास राइट टू बी हर्ड भी है। तो अब हर राइट क्या क्या कहता है, चलो थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। राइट टू सेफ्टी ये कहता है कि हर कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो खुद को जो भी हार्मफुल गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनसे प्रोटेक्ट रख सकता है, जिसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस मार्क प्रोवाइड किए जाने चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म कहता है कि हर कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि जो भी गुड वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद राइट टू बी हर्ड के अंदर ये बोला गया कि अगर आपको कोई डिससेटिस्फैक्शन है किसी भी गुड या सर्विस से, यानी कि डेफिशिएंसी है सर्विस के अंदर या गुड्स में कोई कमी है, तो आपकी कंप्लेन को सुना जाए। और इसी वजह से कंज्यूमर केयर्स यानी कि कस्टमर केयर्स वगैरह खोले गए हैं, ग्रीवेंसेस सेल्स जितने भी हैं। आपको प्रोडक्ट के पीछे दिखता होगा कि टोल फ्री नंबर आपको दिया होता है। उसके बाद राइट टू सीक रेडरेसल ये कहता है कि अगर आपकी कोई कंप्लेन है
तो आपने कंप्लेन करी है तो उसका आपको सॉल्यूशन भी मिलना चाहिए। ये जो हमने रिलीफ की बात करी है ये सॉल्यूशंस ही हैं, तो इस तरीके के सॉल्यूशंस आपको मिलने चाहिए डेफिनेटली। राइट टू चूज या राइट टू बी अश्योर्ड ये कहता है कि आपके पास ये अधिकार है कि आपको वैरायटीज ऑफ गुड्स ऑफर किए जाने चाहिए। कोई भी सेलर आपको फोर्सफुली कोई सामान नहीं बेच सकता। उसका उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी वैरायटीज उसके पास अवेलेबल हैं वो सारी जो वैरायटीज हैं वो आपको ऑफर करेगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन कहता है कि हर कंज्यूमर के पास ये अधिकार है कि वो एक वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर बन सकता है, एक अवेयर्ड कंज्यूमर बन सकता है, जिसको अपने राइट्स, रिलीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी जानकारी हो। तो जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेन इसीलिए चलाए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर कराया जा सके इन सब चीजों के बारे में। और इसी के साथ क्वेश्चन खत्म हुआ। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने पूरे अपने सैंपल पेपर को डिस्कस किया। एमसीक्यू 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स के क्वेश्चन। तो सीबीएसई ने किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों से पूछे हैं ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में भर भर के जरा फीडबैक देके ये बताना कि सैंपल पेपर आपको कैसा लगा सीबीएसई का, क्या मस्त सैंपल पेपर बनाया उन्होंने या नहीं, और आपको कुछ डिफिकल्टी आई क्या। अगर आपने पूरा कोर्स मेरे साथ पढ़ा है और रिवीजन भी मेरे साथ किया है तो क्या आपको इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने में किसी भी तरीके की परेशानी आई है या नहीं, ये मुझे बताइएगा। और अभी पढ़ते पढ़ते आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या गाइडेंस आप लोग मुझसे चाहते हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए उन सभी चीजों को लेकर आ सकूं। क्योंकि भाई हमारा सपना है कि हमें बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लेकर आने हैं। ये सपना सिर्फ आपका ही नहीं है, आपके साथ इस सपने को मैं भी जी रही हूँ। तो हम दोनों को ही तो मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके लिए। तो यहाँ मैं मेहनत करूंगी, घर बैठ के आप लोग मेहनत करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तो तब तक अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो बेझिझक अपनी काजल मैम को बताते रहिए। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन चीजों के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।